देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। लास्ट हम लोगों ने प्रोडक्ट बजट जो है, प्रोडक्शन बजट कैसे डिटरमाइन होता है वो देखा था, ठीक है। अब प्रोडक्शन बजट जो है उस पे मैंने क्वेश्चन बोला था कि होमवर्क कर सकते हो तुम लोग। ये देखो क्वेश्चन जो है ये वाला, देखो इलस्ट्रेशन टू, मैंने पीडीएफ शेयर नहीं किया था, भूल गए थे, ठीक है। अच्छा आज कर देंगे, एक बार मुझे याद दिला देना तो हम दे देंगे, ठीक है। अच्छा देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए कंपनी मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट A and product B during the year ending 31st December 2015. Two types of product बनाता है. It is expected to sell 15,000 kg of product A, 75,000 kg of product B. ये एक्सपेक्टेड टू सेल्स मतलब इनका बजटेड सेल इतना है कि ए प्रोडक्ट इतना बेचना है, बी प्रोडक्ट इतना बेचना है, एट 30 एंड 16 पर केजी रेस्पेक्टिवली। द डायरेक्ट मटेरियल पी क्यू एंड आर मिक्सड इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:5:2। डायरेक्ट मटेरियल जो है वो इस प्रोपोर्शन में मिक्स्ड होता है। पी क्यू आर मतलब ए प्रोडक्ट बनने के लिए तीन तरह का रॉ मटेरियल का जरूरत होगा। ए प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें तीन तरह का रॉ मटेरियल को इनपुट देना पड़ेगा। ए इसमें रॉ मटेरियल का इनपुट रहेगा तीन, पी क्यू आर, ये थ्री टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल जो है ये प्रोडक्शन होने के बाद यहाँ पर आउटपुट ए आएगा। पी क्यू आर कंबाइन होके आउटपुट ए देगा और उसमें रेशियो है ए प्रोडक्ट के लिए 3:5:2 in the manufacturing of product A. Material Q and R are mixed in the proportion of 1:2 in the manufacturing of product B. लेकिन जो प्रोडक्ट बी बनेगा मैन्युफैक्चर होके उसमें सिर्फ दो ही प्रोडक्ट का जरूरत है, एक है Q और एक है R, ठीक है। इसमें पी का जरूरत नहीं है। द एक्चुअल एंड बजट इन्वेंट्रीज फॉर द ईयर गिवन बिलो। एक्चुअल एंड बजट इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री का मतलब हो गया स्टॉक, ठीक है। जो बजटेड और एक्चुअली स्टॉक जो है वो देखो क्या दे रखा है। मेटेरियल पी का स्टॉक ऑलरेडी इन लोगों के पास है 4,000 ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग में रखना चाहते हैं 3,000 एक्सपेक्टेड, यानी रखना चाहते हैं। एंटिसिपेटेड कॉस्ट हो सकता है 12 रुपए करके इस मेटेरियल का कॉस्ट मार्केट में होगा। मेटेरियल क्यू का ओपनिंग में इतना है, क्लोजिंग में इतना रखना है और जो प्राइस है वो 10 रुपए करके होगा। मेटेरियल आर ओपनिंग स्टॉक इतना है, एक्सपेक्टेड क्लोजिंग स्टॉक इतना है और एंटिसिपेटेड कॉस्ट इतना है। प्रोडक्ट ए ओपनिंग स्टॉक 3,000 1,500, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। ये फिनिश्ड गुड्स है, ये फिनिश्ड गुड्स है और ये जो डिटेल्स था ये रॉ मटेरियल का था। ये रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक और उसका कॉस्ट बता रहा है। और ये जो है फिनिश्ड गुड्स के ऊपर बता रहा है कि प्रोडक्ट ए ऑलरेडी कितना है, प्रोडक्ट ए का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ठीक है। प्रोडक्ट ए को कितना क्लोजिंग स्टॉक में रखना चाहता है ये लोग, 1,500, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद प्रोडक्ट बी का डिटेल्स दिया हुआ है कि प्रोडक्ट बी पहले से 4,000 यूनिट है फिनिश गुड्स के तौर पे और जो प्रोडक्शन होगा उसके अलावा भी ये लोग 4,500 यूनिट जो है क्लोजिंग स्टॉक में रखना चाहते हैं। प्रोडक्शन कितना है वो तो ऊपर बताया ही है, जितना सेल करना चाहते हैं इतना प्रोड्यूस करना पड़ेगा, इतना इतना सेल करना चाहते हैं। ये क्लोजिंग स्टॉक में रखना चाहते हैं तो इतना प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ऑलरेडी इतना इतना है तो ये प्रोड्यूस नहीं करना पड़ेगा। मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो सेल यूनिट प्रोडक्शन यूनिट कितना होगा, जितना सेल करना चाहते हैं उतना प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जितना क्लोजिंग स्टॉक में रखना चाहते हैं उतना भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। बस वही नहीं प्रोड्यूस करेंगे जो ओपनिंग स्टॉक में ऑलरेडी है। मेटेरियल के केस में भी वही होगा। मतलब ये परचेस बजट जो है ये रॉ मटेरियल परचेस बजट और जो प्रोडक्शन बजट है दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये देखो प्रिपेयर द प्रोडक्शन बजट एंड मटेरियल बजट शोइंग द एक्सपेंडिचर ऑन परचेस ऑफ मटेरियल फॉर द ईयर एंडिंग 31st ऑफ डिसम्बर 2015। दोनों का हमें कैलकुलेट करने बोला है, प्रोडक्शन बजट और दोनों प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बजट और मटेरियल बजट, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट होगा देखो, प्रोडक्शन बजट तो आसान है वो हो जाएगा, मटेरियल बजट में रेशियोज को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर प्रोडक्शन बजट मतलब कितना यूनिट प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं पर्टिकुलर ए और बी, ठीक है। अच्छा अब जितना सेल करेंगे उतना प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब सेल यूनिट देखो क्वेश्चन में दे रखा है 15,000 और 75,000, तो इतना प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये सब है यूनिट में आंसर, ठीक है। ये यूनिट में आंसर हो रहा है। प्लस क्लोजिंग स्टॉक,
क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, हम लोग तो कितना यूनिट फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करना है उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो 1500 और 4500 इतना ये लोग क्लोजिंग स्टॉक में रखना चाहते हैं, और उतना नहीं प्रोड्यूस करेंगे जो ऑलरेडी इनके पास अवेलेबल है एज अ ओपनिंग स्टॉक, तो वो माइनस हो जाना चाहिए। तो ओपनिंग स्टॉक का 3000 और 4000, देखो कितना आ रहा है, वही हम लोगों का प्रोडक्शन बजट हो जाएगा। माइनस करके देखो कितना आ रहा है, वही हम लोगों का प्रोडक्शन बजट हो जाएगा, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन। ये दोनों एडजस्ट करने से 1500 आता है, 15000 और 13,500। अच्छा 13500, और ये वाला 75,500। 75,500, ये हो गया हम लोग का प्रोडक्शन बजट, ठीक है। अच्छा अब हम लोग जो रॉ मटेरियल परचेज बजट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बोला है प्रोडक्शन बजट एंड मटेरियल बजट, यानी रॉ मटेरियल परचेज बजट वो कैसे बनेगा, तो रॉ मटेरियल तीन है, पी क्यू और आर, ठीक है। लेकिन ये रेशियो में जो है डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर पर्टिकुलर लिख देते हैं, ऊपर में लिख लेना है, ठीक है, कि मटेरियल परचेज बजट बोल के, इस तरह से मटेरियल परचेज। गुड मॉर्निंग श्रेया आशीष। गुड मॉर्निंग प्रिया। मटेरियल परचेज बজেট, স্নেহা শেষ, আমি কি তোমাকে লাস্ট দিনের কস্ট ক্লাসটা পাঠিয়েছিলাম ম্যাম মনে দোকানে পাঠিয়েছিলে? হ্যাঁ, তো ওটা একটু দেখতে হবে, ঠিক আছে, চেষ্টা করব যাতে বুঝতে পারো, ঠিক আছে, আচ্ছা হ্যাঁ, একবার দেখতে হবে। দেখেছো? এর পার্টটা দেখা হয়নি, ফার্স্ট পার্টটা দেখেছি। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখো একটু একটু বুঝতে পারবে, খুব অসুবিধা হবে না। अच्छा अब देखो यहाँ पर हमें ये देखना है कि देखो क्वेश्चन क्या, एक बार फिर से बता देते, क्वेश्चन ये है कि एक कंपनी में दो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। एक कंपनी है जो दो प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है वो है पी क्यू आर, और प्रोडक्ट बी के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है वो है क्यू और आर। और पी क्यू आर किस रेशियो में प्रोडक्ट ए में दिया जाता है, 3:5:2, और प्रोडक्ट बी जो है वो 1:2 में दिया जाता है, ठीक है। इस तरह से दिया जाता है प्रोडक्ट को। हमें बस इतना कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है कि बजट बनाना है कि अगर प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी हमें मैन्युफैक्चर्ड करना है तो कितना रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, पी क्यू आर, ठीक है। ये पी क्यू आर जो है ये कितना कितना खरीदना पड़ेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। फिलहाल अभी हम लोग यही वाला कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो कैसे पता चलेगा, यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है मटेरियल परचेज बजट, ठीक है। मटेरियल परचेज बजट, कितना मटेरियल हमें खरीदना पड़ेगा, तो तीन तरह का मटेरियल है, पी क्यू और आर, ठीक है। मटेरियल रिक्वायर्ड इन ए, पहले देखेंगे मटेरियल रिक्वायर्ड इन ए कितना होगा। अब ए में किस तरह से मटेरियल को मिक्स किया गया है, किस तरह से ए में मटेरियल को मिक्स किया गया है, 3:5:2 में, ठीक है। 3:5:2 में मटेरियल को मिक्स किया गया है। और कितना मटेरियल जो है हमें खरीदना पड़ेगा, अच्छा उसके लिए तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कितना मटेरियल खरीदना पड़ेगा, जितना प्रोडक्शन होगा, है ना। मटेरियल कितना खरीदना पड़ेगा ये बताओ, कितना रॉ मटेरियल खरीदना है वो कैसे डिसाइड करेंगे, जितना यूनिट प्रोड्यूस होगा उसी हिसाब से मटेरियल खरीदेंगे। ये बात समझ में आया, जितना यूनिट प्रोड्यूस होगा उतना ही तो मटेरियल खरीद, है ना। तो ए कितना यूनिट बनाएंगे, 13,500, हाँ। और बी कितना यूनिट बनाएंगे, 75,500। 75,500। तो मटेरियल इसी के बेसिस पे खरीदना है, अगर मुझे 2 यूनिट ए बनाना है तो उस हिसाब से मटेरियल खरीदेंगे, 5 बनाना है तो उस हिसाब से खरीदेंगे। तो यहाँ पर पहले कैलकुलेट कर लिया कि ए कितना प्रोड्यूस करेंगे और बी कितना प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि जब भी कोई बजट बनता है प्रोडक्शन के केस में सबसे पहले डिसाइड किया जाता है सेल्स बजट, ठीक है। सबसे पहला बजट बनता है सेल्स बजट, कि मुझे कितना बेचना है, जितना बेचना है उतना ही प्रोडक्शन करेंगे, और जितना प्रोडक्शन करना है उतना ही रॉ मटेरियल खरीदेंगे, ये सीक्वेंस होता है, ठीक है। फर्स्ट सेल्स बजट, सेकंड प्रोडक्शन बजट, थर्ड हो जाएगा रॉ मटेरियल परचेज बजट, ठीक है। प्रोडक्शन बजट, रॉ मटेरियल परचेज बजट, ये रॉ मटेरियल परचेज बजट होगा, ये हमें
फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोगों ने सेल्स बजट निकाल लिया। कैसे सेल्स बजट कैसे निकाला? अगर 15,000 यूनिट ए बेचना है और 1500 यूनिट एज ए क्लोजिंग स्टॉक रखना है तो टोटल 16,500 प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और पहले से इनके पास 3,000 ए बना हुआ था तो लेस कर दिया, 13,500 यूनिट अभी हम लोग ए बनाएंगे। तो 13,500 यूनिट अगर ए बनाएंगे उस हिसाब से हमें रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। अब एक यूनिट में जो रेशियो है वो कुछ इस तरह से है, तो 13,500 यूनिट बनाने के लिए पी कितना खरीदना पड़ेगा ये बताओ। 13,500 यूनिट बनाने के लिए पी कितना 4050। हाँ 4050, ठीक है। कैसे हो रहा है? 13,500 इंटू 3/10, ठीक है। ऐसे करके सिमिलरली मिक्सचर मतलब जो रेशियो होता है सेम वही है, 5 प्रोपोर्शन के हिसाब से कितना क्यू लगेगा? 6750। 6750, और 2 प्रोपोर्शन के हिसाब से आर कितना? 2700। 2700 हो गया। इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इतना हमें खरीदना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब मेटेरियल रिक्वायर्ड इन बी भी लिख लेते हैं। मेटेरियल रिक्वायर्ड इन बी, बी में सिर्फ 2 ही मेटेरियल का रिक्वायरमेंट होता है। यहाँ पर बोल दिया है क्यू और आर 1:2 में। 1:2 में क्या जरूरत होता है? क्यू और आर। तो पी का यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, क्यू और आर। और बी जो है वो 75,500 यूनिट बनाना है, तो 75,500 यूनिट में 1:2 रेशियो में कितना क्यू चाहिए, कितना आर चाहिए? इसका भी रेशियो करो, 1/3 और 2/3। 75,500 डिवाइडेड बाई 3, 25,167, और ये कितना हो जाएगा? माइनस कर लेते हैं। 50333। अच्छा 50333, ठीक है, इतना हो गया। तो टोटल रिक्वायरमेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले टोटल रिक्वायरमेंट निकाल लेते हैं। टोटल रिक्वायरमेंट, तो P टोटल 4050 खरीदना पड़ेगा, Q टोटल खरीदना पड़ेगा, ये दोनों को ऐड करो, 25,167 प्लस 6750, 31,970, 53,033, और ये टोटल करने से गुड मॉर्निंग नील। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा, और इसका टोटल नहीं भी करेंगे तो चलेगा, टोटल कॉलम का अगर चाहो तो कर सकते हो। 89,000। 89,000, तो इतना हमें खरीदना पड़ेगा अगर 13,500 यूनिट ए बनाना है और 75,500 क्यू बनाना है। तो पी मेटेरियल खरीदना पड़ेगा इतना, क्यू मेटेरियल इतना, और आर मेटेरियल इतना। लेकिन अगर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक में भी कुछ मेटेरियल रखना चाहते हैं, मतलब मेटेरियल पूरा एकदम जितना चाहिए उतना नहीं, हमें क्या करना चाहिए? एक्स्ट्रा कुछ रखना चाहिए। अगर रखना चाहते हैं तो वो भी खरीदना पड़ेगा। ये देखो, एक्सपेक्टेड क्लोजिंग स्टॉक, मेटेरियल इतना इतना किलो क्लोजिंग स्टॉक में सेफ्टी के लिए रखना चाहते हैं तो ये भी खरीदना पड़ेगा। तो ऐड कर देंगे, ये तो खरीदना ही पड़ेगा, ऐड कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक खरीदना पड़ेगा। पी कितना खरीदना पड़ेगा? 3,000। क्यू कितना खरीदना पड़ेगा? 6,000, और आर 9,000। 9,000 ये खरीदना पड़ेगा। तो टोटल कितना परचेज हो जाएगा? फिर इसका टोटल कर लो, या फिर यहाँ से लेस, अच्छा एक बार टोटल कर लो, चलो टोटल कर लो। यहाँ पर कितना हो गया? 7050, यहाँ पर हो जाएगा 37,917, यहाँ पर हो जाएगा 9,000 है, तो ये कितना हो जाएगा? 62,033। ये हमारा जो है टोटल परचेज आ रहा है। लेकिन अगर पहले से ये एस्टिमेट कर लिया कि 7,050 यूनिट पी चाहिए, बट पहले से क्या हमारे पास गोडाउन में पी टाइप ऑफ मटेरियल है, ये देखो ओपनिंग में, मतलब पहले से 4,000 पी की 3,000 क्यू और 30,000 आर पड़ा हुआ है, तो इतना इतना नहीं खरीदेंगे। ये तो मेरा टोटल रिक्वायरमेंट है, लेकिन मेरे रिक्वायरमेंट का जितना हिस्सा मुझे मिल जा रहा है उतना मुझे नहीं खरीदना पड़ेगा। तो ओपनिंग स्टॉक माइनस कर लो तो पता चल जाएगा कितना खरीदना पड़ेगा। तो ओपनिंग स्टॉक है 4,000, 3,000, 30,000, ये हो गया 3050, ये हो जाएगा 34,917, और ये हो गया 32,033।
ठीक है, इतना यूनिट हमें खरीदना पड़ेगा। अब यूनिट किस में था, किलो में था क्या, देख लेते हैं। हाँ किलो में था, मतलब इतना किलो, ये हो गया एस्टिमेटेड बजट, ये हो गया एस्टिमेटेड बजट, इतना किलो हमें खरीदना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें परचेस बजट मैंने लास्ट दिन भी लिखवाया था, देखो ये क्वांटिटी, ये वाला परचेस बजट जो है इस पे हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया था, ये क्वांटिटी में भी होता है और ये रुपीज में भी होता है ना। तो इतना इतना परचेस करना है और जितना प्राइस है उसके हिसाब से हमें ये पता चल जाएगा कि खर्चा कितना लगेगा, मतलब रुपीज में कितना आएगा। तो कॉस्ट पर केजी दिया हुआ है क्वेश्चन में, कॉस्ट पर केजी दिया हुआ है, कितना है देखो 12, 10 और 8, 12, 10 और 8। तो यहाँ पर टोटल परचेज कॉस्ट, ट्वेल्व इंटू 3050, 12 रुपए करके 3050 यूनिट खरीद, किलो खरीदना पड़ेगा 12 रुपए करके, तो 36,600 रुपीज का मेटेरियल खरीदना पड़ेगा। 10 रुपए करके 34,917 खरीदना पड़ेगा, तो 34,9170 हो जाएगा, मतलब 3,49,170 रुपीज का। 33,033, 33 नहीं क्या है, 32 है, 32,033, 32,033 इंटू 8, तो 25,000, 2,56,264 रुपीज का मेटेरियल आर जो है परचेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंबाइन क्वेश्चन था, मैंने बोला भी था लास्ट क्लास में कि ये कंबाइन क्वेश्चन है प्रोडक्शन बजट और मेटेरियल बजट का। ठीक है, अच्छा फिर देखो इलस्ट्रेशन 3, यहाँ पर क्या बोला है, The following details apply to an annual budget for a manufacturing company। एक पूरे ईयर का बजट बन रखा है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, क्वार्टर, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होता है, तो 4 क्वार्टर है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, वर्किंग डेज, फर्स्ट क्वार्टर में 65 डेज काम होगा, सेकेंड में 60, थर्ड में 55 और फोर्थ में 60। प्रोडक्शन यूनिट्स पर वर्किंग डे, एक दिन में कितना यूनिट बनता है, यूनिट्स पर वर्किंग डे, एक दिन में 100, एक दिन में 110, एक दिन में 120, एक दिन में 105। ये जो है ये बेसिस दिया हुआ है कि एक दिन में इतना यूनिट बनता है, तो पूरे साल में कितना बन रहा होगा बता सकते हो। एनुअल बजट है ना, ये तो एक दिन का है, पर वर्किंग डे, एक दिन में 100 यूनिट बनता है, तो पूरे मतलब क्वार्टर में कितना बनेगा, ये 4 क्वार्टर का ऐड करने से पूरे साल का हो जाएगा, ये तो 4 क्वार्टर का डेटा दिया हुआ है। तो एक दिन में अगर 100 यूनिट बनता है तो एक क्वार्टर में 65 डेज काम होता है, तो फर्स्ट क्वार्टर में कितना यूनिट बना होगा, कैसे मिलेगा बोलो। हम इंटू कर देंगे ना इंटू 365 करेंगे, दिन। हाँ 6500 बनेगा, यहाँ पर हो जाएगा 6600, यहाँ पर भी इंटू करने से कुछ एक अमाउंट आएगा, कुछ यहाँ पर भी अमाउंट आएगा, टोटल करने से ये अगर सब टोटल कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, मुझे नहीं पता क्वेश्चन में क्या पूछा है, हम जस्ट पूछ रहे हैं कि अगर ये सब 4 क्वार्टर का प्रोडक्शन टोटल कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 क्वार्टर का प्रोडक्शन का टोटल कर देंगे तो क्या एनुअल मिलेगा, प्रोडक्शन। एनुअल प्रोडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां तक तो हमें समझ में आ जाता है कि डेटा क्या बोल रहा है। आगे देखो, रॉ मटेरियल परचेज, रॉ मटेरियल जो खरीदना पड़ेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चर यूनिट है तो कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा होगा, उसका नाम नहीं दिया है, जैसे आगे वाले में ए और बी प्रोडक्ट का नाम दिया है, यहाँ पर नहीं दिया है। बोल रहा है कि जो रॉ मटेरियल चाहिए उसका परसेंटेज ऑफ वेटेज ऑफ एनुअल टोटल, मतलब ये फर्स्ट क्वार्टर में 30% रॉ मटेरियल चाहिए, सेकेंड क्वार्टर में जो प्रोडक्शन होगा उसके हिसाब से 50% रॉ मटेरियल चाहिए, यहाँ पर 20% रॉ मटेरियल चाहिए। बजटेड परचेज प्राइस, ये फर्स्ट क्वार्टर में जो मटेरियल खरीदा गया उसका प्राइस था 1 रुपया करके, यहाँ पर 1 रुपया 5 पैसा, 1.125। ठीक है, ये प्राइस है। फोर्थ क्वार्टर का ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन हमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो नहीं दिया हुआ है तो नहीं कर पाएंगे। क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन 2 kg, बोल रहा है कि एक यूनिट बनाने में 2 kg रॉ मटेरियल लगता है। देखो हिसाब क्या बोल रहा है, एक यूनिट प्रोडक्शन, जो भी गुड्स प्रोड्यूस होगा उसको प्रोड्यूस करने में 2 किलो रॉ मटेरियल लगेगा। बजटेड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2000 किलो, और जो रॉ मटेरियल खरीदा जाएगा उसमें 2000 किलो एक्स्ट्रा रखा जाएगा एज अ क्लोजिंग स्टॉक। हम लोग जो भी रॉ मटेरियल खरीदेंगे प्रोडक्शन के लिए जितना नीड है उतना तो एकदम एग्जैक्ट खरीदेंगे ही खरीदेंगे, उसके साथ और भी 2000 किलो रॉ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक के लिए रख देंगे, जरूरत पे काम आएगा, तो वो भी खरीदना पड़ेगा। बजटेड ओपनिंग स्टॉक
स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 4000, ऑलरेडी 4000 रुपए का सेम रॉ मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है, तो इतना नहीं खरीदना पड़ेगा, और जिसका कॉस्ट है 4000 करके, मतलब 1 रुपया वाला स्टॉक अवेलेबल है। अगर 4000 रुपए वाला स्टॉक 4000 किलो बचा हुआ है, तो कौन सा रॉ मटेरियल अवेलेबल है? 1 रुपए वाला। इशूज आर प्राइस्ड ऑन फीफो बेसिस, ठीक है। ये फीफो बेसिस पे हमें सॉल्व करना है। फीफो का मतलब हो जाएगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब रॉ मटेरियल जब स्टोर से यानी गोडाउन से फैक्ट्री में जाएगा तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे जाएगा। इसका मतलब जो रॉ मटेरियल पहले खरीदा वो पहले फैक्ट्री में जाएगा, जो रॉ मटेरियल बाद में खरीदा हुआ है वो बाद में फैक्ट्री में जाएगा। ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे बोल रहा है, ठीक है। अब प्रिपेयर क्या करने बोला है? Calculate the following budgeted figures: quarterly and annual purchase of raw material by weight and value। हमें रॉ मटेरियल परचेज बजट निकालना है, क्वार्टर के हिसाब से भी, हर एक क्वार्टर में कितना खरीदना पड़ेगा, और वैल्यू के हिसाब से भी, मतलब रुपीज में भी निकालना है, क्वांटिटी में भी निकालना है। फिर पॉइंट भी बोल रहा है क्लोजिंग क्वार्टरली स्टॉक्स बाय वेट एंड वैल्यू। क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा रॉ मटेरियल का, वेट और वैल्यू दोनों ही बताना है, ठीक है। तो पहले हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि जो प्रोडक्शन हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में होगा उसके लिए जो रॉ मटेरियल का जरूरत है, वो रॉ मटेरियल हमें कितना खरीदना पड़ेगा क्वांटिटी में, और कितना पैसा खर्चा होगा उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इलस्ट्रेशन 3, तो पहले मटेरियल परचेज बजट। अच्छा, Q1, Q2, Q3, Q4 टोटल। पर्टिकुलर, अच्छा, कितना रॉ मटेरियल चाहिए वो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? जितना प्रोडक्शन होगा उतना रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। अब प्रोडक्शन कितना हो रहा है? फर्स्ट क्वार्टर में प्रोडक्शन हो रहा है 6500, जो मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने निकाला था, बट वो तो प्रोडक्शन यूनिट है, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया कि जब हम लोग प्रोडक्शन बजट निकालेंगे पहले देखेंगे कितना बेचना चाहते हैं, जितना बेचना चाहते हैं उतना प्रोडक्शन करना पड़ेगा, जितना प्रोडक्शन करना चाहेंगे उतना रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। तो पहले ये देखना चाहिए कि कितना प्रोडक्शन होगा Q1, 2, 3 और 4 में। तो प्रोडक्शन लिखेंगे, प्रोडक्शन कितना कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये देखो यहाँ पर बोल रहा है कि एक दिन में 100 यूनिट बनता है और फर्स्ट क्वार्टर में 65 डेज काम होगा, तो कितना यूनिट बन जाएगा? 6500 यूनिट बन जाएगा। Q2 में कितना दिन काम होगा? 60 डेज काम होगा, और एक दिन में 110 यूनिट बन सकता है, तो कितना प्रोडक्शन होगा? 6600। अच्छा, 55 इंटू 120 कितना हो जाएगा? 6600, नहीं गलत हो गया ना? नहीं मैम सही है। सही है, अच्छा। इसके बाद ये वाला 60 इंटू 105, 6300। अच्छा 6300। अच्छा, टोटल भी कर लेते, 6300, 6600, 6600, 6500, 20060। 20060, 26000 ना? मेरा तो 26000 है। है मैम 26,000। 26000, यस मैम, हाँ 26000। हाँ हाँ। अच्छा, तो इतना यूनिट अगर बनाएंगे तो हमें मटेरियल भी उस हिसाब से खरीदना पड़ेगा। मटेरियल का एक बेस बता दिया है कि एक किलो, एक ही तरह का मटेरियल होगा, डिटेल्स तो कुछ बोला नहीं है, तो एक ही तरह का मटेरियल यूज हो रहा है, एक ही तरह का प्रोडक्ट बन रहा है, बट ये प्रोडक्शन का जो पैटर्न है वो क्वार्टर में डिवाइड कर रखा है। अब बोल रहा है कि कितना मटेरियल चाहिए, ये देखो एक यूनिट में 2 किलो मटेरियल चाहिए, तो फर्स्ट क्वार्टर में मटेरियल कितना चाहिए होगा एक यूनिट में? ये देखो यहाँ पर जो मैंने दिखाया कि एक यूनिट बनाने के 13,000। लिए, हाँ, तो
तो इसमें कितना हो जाएगा, कैसे करके मिलेगा, इनटू करना पड़ेगा ना, 13,000 होगा। ये देखो मटेरियल रिक्वायरमेंट, रिक्वायर्ड कर दिया मैंने 2 किलो फॉर 1 यूनिट। यहाँ पर लिख देते हैं एज पर 2 किलो फॉर 1 यूनिट। इस हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे, 1 यूनिट के लिए 2 किलो, तो 6,500 यूनिट के लिए 13,000 किलो। ये किलो में आ रहा है, ठीक है, ये पूरा आंसर किलो में आ रहा है, और ये जो था ये यूनिट में आया हुआ है। नेक्स्ट में कितना हो जाएगा, 13,200। 1 किलो के लिए, 1 यूनिट के लिए 2 किलो, तो 6,600 यूनिट के लिए इतना, इसमें भी उतना ही होगा, सेम डिजिट है। और 6,300, 12,600, अच्छा, और टोटल 52,000। 52,000। तो 52,000 किलो रॉ मटेरियल चाहिए अगर हम लोग 26,000 यूनिट पूरे साल में प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, अब इसका मतलब इतना तो हमें खरीदना ही पड़ेगा, टोटल में 52,000 किलो रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। क्या हम लोग क्लोजिंग स्टॉक में कोई रॉ मटेरियल रखना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो वो भी हमें एक्स्ट्रा खरीदना पड़ेगा, जो कि बता रखा है, ये देखो बजटेड क्लोजिंग स्टॉक, और बजट तो एनुअल बन रहा है, मतलब ये एनुअल क्लोजिंग स्टॉक है। एनुअल क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2,000, मतलब पूरे साल भर 2,000 किलो रॉ मटेरियल हमारे पास हमेशा स्टोर में रहना चाहिए, चाहे प्रोडक्शन में कितना भी कम या ज्यादा लग रहा हो, तो वो भी हमें खरीदना पड़ेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक हमें टोटल पता है ना, टोटल पता है 2,000 किलो, तो 2,000 किलो खरीदना पड़ेगा। अच्छा, अब ये टोटल खरीदना पड़ेगा 52,000 प्लस 2,000, यानी यहाँ पर हो जाएगा 54,000। लेकिन अगर पहले से हमारे पास कोई रॉ मटेरियल अवेलेबल है तो उतना कम खरीदेंगे। एस्टिमेट तो ये दिख रहा है कि 52,000 तो खरीदना ही पड़ेगा अगर 26,000 यूनिट बनाना है, ऊपर से 2,000 हम लोग एक्स्ट्रा रखना चाहते हैं, तो 54,000 खरीदना पड़ेगा। बट पहले से हम लोगों के पास 4,000 किलो रॉ मटेरियल है, तो ये माइनस कर देंगे, उतना कम खरीदेंगे। ओपनिंग स्टॉक 4,000, टोटल से ही करना पड़ेगा, बाइफर्केशन तो नहीं दे रखा है ना क्वार्टर के हिसाब से। तो कितना हो जाएगा, 54,000 माइनस 4,000, तो एक्चुअली कितना खरीदने से ही हमारा काम हो जाएगा, 50,000। 50,000, ठीक है, 50,000 खरीदने से ही काम हो जाएगा। ये हो गया परचेज बाई वेट। वेट क्यों, वेट मतलब यहाँ पर जिस यूनिट में हम लोगों ने मटेरियल का कैलकुलेशन किया, वेट इसमें केजी में दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर क्वार्टर का हम लोग वेट देखें तो भी निकाल सकते हैं, निकालना भी पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है, देखो कि कैलकुलेट द बजटेड फिगर्स क्वार्टरली एंड एनुअल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बाय वेट एंड वैल्यू, तो वेट के हिसाब से निकालना पड़ेगा। एनुअल तो निकाल लिया, वेटेज के हिसाब से 50,000 किलो, क्वार्टर के हिसाब से यहाँ पर दे रखा है ना परसेंटेज, ये देखो परसेंटेज बाय वेट ऑफ एनुअल टोटल, एनुअल टोटल कितना आया 50,000 किलो। अब इसका हमें 30%, 50%, 20% करना चाहिए, इसका 30% लगाओ, पूरे टोटल का इतना हो जाएगा 15,000। पूरे टोटल रॉ मटेरियल का 30% जो है क्वार्टर ए के लिए चाहिए, 50% क्वार्टर बी के लिए चाहिए, तो इसका 50% कितना होता है 25,000, और 20% कितना होता है 10,000, ठीक है। ये हो गया परचेज बाय वेट, वेट के हिसाब से ये परचेज हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा वैल्यू, तो वैल्यू देखो 1 रुपया 5 पैसा 1.125 दे रखा है, तो यहाँ पर दे देते हैं कॉस्ट पर केजी। कॉस्ट पर केजी कितना है 1 रुपया 5 पैसा 1.125, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर कॉस्ट निकाल लेंगे, तो 1 रुपया करके 15,000 किलो का कॉस्ट क्या आ जाएगा, रुपीज में परचेज निकालना 15,000। चाहिए 15,000। अच्छा, 1 रुपए 5 पैसा करके 25,000 किलो का कितना हो जाएगा 26,250। 26,250, 10,000 इंटू 1.125, 11250। हाँ, तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पर टोटल कर लेंगे, टोटल मिल जाएगा 52,500।
हाँ 52,500। तो टोटल और क्वार्टरली दोनों ही हम लोगों ने निकाल लिया बाय वेट एंड बाय कॉस्ट। तो इंडिविजुअली 15,000 किलो, 25,000 किलो, 10,000 किलो खरीदना पड़ेगा, टोटल में 50,000 किलो खरीदना पड़ेगा। और कॉस्ट जो है 15,000, 26,250, 11,250 हो रहा है, टोटल में 52,500 हो रहा है। ठीक है, ये हो गया प्रोडक्शन बजट कंप्लीट। अब हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना है, प्रोडक्शन बजट तो कैलकुलेट हो गया। अब हमें बोला है कुछ फीफो बेसिस पे बोल रखा था यहाँ पर, इशू प्राइस फीफो। ये देखो, क्लोजिंग क्वार्टरली स्टॉक बाय वेट एंड वैल्यू। क्वार्टरली स्टॉक हमें मतलब रॉ मटेरियल का कितना क्लोजिंग स्टॉक हो रहा है हर क्वार्टर में। ये क्या बोल रहा है, जो रॉ मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं ना, अगर उसका कोई क्लोजिंग स्टॉक रह जाता है, यूज करने के बाद बच जाता है, तो वो कितना है वेट के हिसाब से और उसका कॉस्ट कितना है, ये कैलकुलेट करना है। अगर हम लोगों ने रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक पहुंचाया है फीफो बेसिस पे, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो रॉ मटेरियल पहले खरीदा उसे पहले फैक्ट्री तक पहुंचाया, जो बाद में खरीदा उसे बाद में फैक्ट्री में पहुंचाया। तो इसका देखो कैसे कैलकुलेशन होगा। बजट showing closing quarterly stock by weight and value, particular Q1, Q2, Q3, Q4। अच्छा, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बच रहा है वो हम लोग कैसे पता कर पाएंगे, हमें ये देखना पड़ेगा कितना मटेरियल यूज हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखो हम लोगों के पास Q1 में जो मटेरियल था, अगर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे हम लोग कर रहे हैं, हम लोगों ने Q1 में कैसे मटेरियल का जुगाड़ किया, हम लोगों के पास पहले से शायद कुछ ओपनिंग स्टॉक में रॉ मटेरियल था। ठीक है, पहले हम लोगों के पास कुछ ओपनिंग स्टॉक में रॉ मटेरियल था ना, ये देखो यहाँ पर दे रखा है ना, बजटेड ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। अब ओपनिंग स्टॉक का फैसिलिटी किसको मिला होगा, फर्स्ट क्वार्टर को मिला होगा, सेकंड या थर्ड या फोर्थ, बोलो। अगर ओपनिंग स्टॉक में कोई रॉ मटेरियल था, वो हम लोगों ने कब यूज किया होगा, फर्स्ट क्वार्टर में, सेकंड में, फर्स्ट थर्ड में, क्वार्टर या में। फर्स्ट क्वार्टर में ही यूज किया होगा। अगर हम लोग फीफो कर रहे हैं तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहला बात है। तो अगर मेरे पास पहले कोई स्टॉक है, उसको अगर मुझे पहले इस्तेमाल करना है, तो 4 क्वार्टर में पहला क्वार्टर में ही उसे इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब पहले हम लोग 4,000 यूनिट जो है ओपनिंग स्टॉक, वो हम लोग फर्स्ट क्वार्टर में यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, देखो ओपनिंग स्टॉक को यूज कर रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक को यूज कर रहे हैं फर्स्ट क्वार्टर में। ये कितना है, 4,000 किलो, ये सब किलो में आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोगों ने Q1 में परचेज भी किया। परचेज कितना किया Q1 में, ये देखो यहाँ पर लिखा होगा 13, ये रहा 15,000 है ना, ये रुपीज में दे रखा है, ये रुपीज में ही कर लेते, ये 4,000 जो है ना, इसको रुपीज में कर लेते हैं, पूरा रुपीज में ही कैलकुलेशन कर लेते, केजी नहीं, इसको रुपीज में कर लेते हैं। ये देखो 4,000 रुपए का मेटेरियल था और हम लोगों ने कितने रुपए का मेटेरियल खरीदा, 15,000। ये देखो मैंने 15,000 रुपए का और भी मेटेरियल खरीदा। ठीक है, तो टोटल कितना मेटेरियल था Q1 में, टोटल 19,000 रुपीज का मेटेरियल था जिसे हम लोग यूज कर सकते थे। बट हम लोगों ने कितना मेटेरियल यूज किया, बताओ हम लोगों ने कितना मेटेरियल यूज किया। ओ अच्छा, 25। एक सेकेंड, हाँ 25, 25 कैसे, वो तो परचेज किया हमने यूज। हाँ नहीं, तब तब केजी में ही करना पड़ेगा ना, रुपीज से नहीं होगा, सॉरी रुपीज से नहीं होगा, हम लोग को केजी में ही करना पड़ेगा, केजी में ही करना पड़ेगा। ठीक है, चेंज, ये डिजिट चेंज मैम करने का केजी में जरूरत, करेंगे तो फिर भी तो 15,000 होगा ना। हाँ तब 15,000 होगा, 15 नहीं, मेटेरियल कंज्यूम्ड कितना हो जाएगा, 13,000। ये वाला बताते हैं एक बार, देखो ये केजी में ही करेंगे, इसमें डिजिट चेंज नहीं करना पड़ेगा। देखो ओपनिंग स्टॉक कितना था केजी में, अगर देखे 4,000, रुपीज में देखे तो भी 4,000। ठीक है, तो मैंने केजी में ही ले लिया कि हम लोग के पास पहले 4,000 किलो मटेरियल था, हम लोगों ने खरीदा कितना किलो, ये देखो वेट के हिसाब से 15,000 किलो और भी खरीदा, तो हम लोगों के पास 19,000 किलो मटेरियल था। हम लोगों ने यूज कितना किया, जितना प्रोडक्शन के लिए रिक्वायरमेंट होगा, प्रोडक्शन के लिए कितना रिक्वायरमेंट है, क्या ये नहीं है रिक्वायरमेंट, एक बार बताओ। 13,000। यस मैम। 13,000 है ना, तो हम लोग 13,000 कंज्यूम किए होंगे, कंज्यूम मतलब यूज, भले ही हमारे पास 19,000 था बट मेटेरियल कंज्यूम्ड कितना किया,
मेटेरियल कंज्यूम्ड 13,000। तो क्या कोई क्लोजिंग स्टॉक मेटेरियल का बचा? क्या कोई Yes, ma'am. क्लोजिंग 6,000. 6,000 क्लोजिंग स्टॉक बाई वेट। तो यही हम लोगों को कैलकुलेट करने के लिए बोला है कि क्लोजिंग स्टॉक बाई वेट निकालो, फिर हम लोग वैल्यू में भी निकालेंगे। तो ये हो गया 6,000 किलो का रॉ मटेरियल बच गया, ठीक है। फिर जब नेक्स्ट क्वार्टर में जाएंगे, क्या ये 6,000 किलो पहले यूज करेंगे कि नहीं? पहले Yes, ma'am. क्वार्टर इसका का ओपनिंग जो, स्टॉक बन जाएगा. हाँ, तो ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। ये 6,000 किलो यहाँ पर चला गया। अब क्वार्टर 2 में भी कुछ परचेस किया होगा, केजी के हिसाब से 25,000 का. 25,000 किलो मटेरियल परचेस कर लिया। तो टोटल कितना मटेरियल बन गया यूज करने के लिए? 31,000. 31,000 मिल गया हम लोग को, लेकिन पूरा नहीं यूज करना पड़ा होगा। देखो कितना यूज किया हम लोगों ने, 13,200. 13,200 का मटेरियल यूज किया। तो बचा कितना, माइनस कर लो, 20,800. 17,800 ये बच गया क्लोजिंग स्टॉक बाय वेट। क्या ये मटेरियल क्वार्टर 3 में यूज होगा? जो क्लोजिंग है Yes, ma'am. क्वार्टर 2 का, यही क्वार्टर 3 में भी यूज होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी हम लोगों ने और खरीदा भी है क्वार्टर 3 में। ये 10,000 का. 10,000 या 13,200? नहीं, वो तो मैम यूज किया है ना, नीचे है ना ओ परचेज. अच्छा, सॉरी, हाँ 10,000, हाँ हम कंज्यूम्ड में देख ली, हाँ 10,000। 10,000 का खरीदा, तो टोटल कितना हो गया? 27,800। और यूज किया 13,200। तो बचा कितना? 14,600. 14,600। ये नेक्स्ट क्वार्टर में यूज कर लिया। सबसे पहले ये हम लोग के पास अवेलेबल हो गया। और खरीदा कितना क्वार्टर 4 का? ये कुछ भी नहीं खरीदा, ठीक है। क्वार्टर 4 में नहीं खरीदा है हम लोगों ने, ठीक है। तो परचेस कुछ नहीं किया। तो टोटल यूज करने के लिए 14,600 किलो मटेरियल ही था। क्या कितना यूज किया देखते हैं? 12,000, हाँ 600. 12,600। तो बचा हुआ है, यहाँ पर भी बचा हुआ है। 2,000. अच्छा, तो 2,000 किलो रॉ मटेरियल बच गया। ये तो एक आंसर निकल गया क्लोजिंग स्टॉक बाय वेट। लेकिन हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक बाय वैल्यू भी निकालने के लिए बोला था। ये देखो, मतलब रुपीस में भी बताना है कि कितने रुपीस का रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है। ये तो कितना किलो पे रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है। तो क्लोजिंग स्टॉक बाय वैल्यू, वो तो 1 रुपए के हिसाब से ही हो जाएगा. हाँ हम लोग पहले देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या रुपीज है। क्वार्टर 1 में जो मटेरियल खरीदा गया है वो तो 1 रुपए वाला था, ठीक है। क्वार्टर 1 में जो मटेरियल खरीदा गया है वो 1 रुपए वाला था। तो 6,000 अगर बचा हुआ है, और देखो ये 4,000 वाला रॉ मटेरियल कितने रुपए का था? ये 4,000 वाला रॉ मटेरियल जो ओपनिंग वाला था वो कितने रुपए का था? 4,000 रुपए किलो 1 रुपए। तो हम यहाँ पर जो समझाने के लिए लिख रहे हैं, तुम लोग पेंसिल से लिख सकते हो, 1 रुपए वाला रॉ मटेरियल था। फिर क्वार्टर 1 में जो मटेरियल खरीदा गया वो भी 1 रुपए वाला था, ठीक है। तो ये जो 19,000 बना ये भी 1 रुपए वाला बना। 13,000 जो कंज्यूम हुआ वो भी 1 रुपए वाला मटेरियल ही कंज्यूम हुआ। तो जो बचा हुआ है वो कितने रुपीज वाला है? इसका 1 मतलब रुपीज. 1 रुपीज। तो यहाँ पर अगर वैल्यू करेंगे तो कितना करना पड़ेगा? एट द रेट ऑफ 1। 1. तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 6,000 इंटू 1, यानी कि ₹6,000, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखेंगे, देखो ये जो 6,000 है ये कितने रुपए ये हम बाद में मिटा देंगे, ठीक है। तुम लोग चाहो तो पेंसिल से लिख सकते हो। ये कितने रुपए का मटेरियल है? 6,000 जो बचा हुआ है 1 रुपए वाला। जो खरीदा 25,000 वो 1 रुपए वाला नहीं है। अब देखो वो कितना है? 1.05. 1.05। अच्छा, तो टोटल ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसका प्राइस हम लोग 1 भी नहीं लिख सकते, 1.05 भी नहीं लिख सकते, ये दोनों का मिला हुआ है। तो यहाँ पर हम अभी कुछ रेट नहीं लिख रहे क्योंकि लिख नहीं सकते हैं ना। यहाँ पर दोनों टाइप ऑफ मटेरियल का ही टोटल बना हुआ है। तो जो 13,200 कंज्यूम्ड हुआ ये तो टोटल है, कितना मेरे पास रॉ मटेरियल किलो में अवेलेबल है, बट रुपीज जो है वो अलग अलग है, ठीक है। शायद मार्केट में दाम बढ़ गया होगा, फर्स्ट क्वार्टर में 1 रुपए में मिल रहा था, अभी 1.05 में मिल रहा है, या फिर हम लोगों ने मटेरियल चेंज किया, जो भी हो वो तो कुछ बताया नहीं है। तो 13,200 जो कंज्यूम्ड किया, अगर हम लोग फीफो फॉलो कर रहे हैं, फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो 13,200 यूनिट कंज्यूम किया, तो हमने सबसे पहले कौन सा मटेरियल यूज किया होगा? जो ओपनिंग स्टॉक का था या जो खरीदा हुआ था? बताओ। जो ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक. तो पहले 6,000 पूरा यूज कर लिया है ना। अच्छा, 6,000 पूरा यूज कर लिया एट द रेट ऑफ 1 वाला। उसके बाद कौन सा यूज किया होगा? और कितना हम लोगों ने यूज किया? 13,200 में से 6,000 जो है पुराने स्टॉक से यूज किया, तो बचा 7,200। ये कौन सा वाला यूज किया होगा? हम जो नया खरीदा उसमें से 1.05।
05, ठीक है। अच्छा, तो ये इतना हम लोगों ने यूज कर लिया, ठीक है। इसमें से 13,200 का जो कंजम्पशन था वो कुछ इस तरह से हुआ। अब इसके बाद जो मटेरियल बच जा रहा है, क्योंकि टोटल तो इससे ज्यादा था, मैंने तो कंजम्पशन कैसे हुआ वो दिखाया। कंजम्पशन के चलते 1 रुपए वाला मटेरियल खत्म और 1.05 वाला बच गया होगा। 1 रुपए वाला तो खत्म, 1.05 वाला 7,200 यूज हुआ, बाकी तो बच गया होगा। तो बाकी जो बच गया ये है 17,800, है ना। 25,000 में से 7,200 ही अगर यूज हुआ, कितना बचता है माइनस करके देख लो, हर तरह से सेम आंसर आएगा। 17,800 17,800 वही तो यहाँ पर दिख रहा है। तो इसका कॉस्ट कितना करके होगा? 1.05 करके 1 पॉइंट, 18,690। हाँ, ये इस तरह से हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है, 1.05 करके। तो यहाँ पर लिख देते हैं एट द रेट ऑफ 1.05, 17,800 इंटू 1.05 यानी 18,690, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 17,800 इसका रेट कितना है फिर? एट 17,800 द जो रेट ऑफ 1.05। एट द रेट 1.05, नया जो खरीदा गया है उसका रेट है 1.125, ये वाला एट द रेट 1.125, ठीक है। इसका कुछ रेट नहीं बताएंगे अभी क्योंकि ये मिक्स्ड अप है। 13,200 फिर से कंज्यूम हुआ, 13,200। तो पहले ओपनिंग स्टॉक यूज हुआ होगा क्योंकि हम लोग फीफो फॉलो कर रहे हैं। तो ओपनिंग स्टॉक में तो है 17,800, हमें तो चाहिए 13,200, तो हम लोग 13,200 ही लेंगे। वो कहां से लेंगे? कौन सा वाला लिया है? फर्स्ट 1.05। वाला। तो ये जो बचा हुआ है, ये कौन सा स्टॉक बचा हुआ है? दो मिक्स है 1.05, दोनों का। दोनों का मिक्स है, ठीक है। तो 1.05 वाला कितना बचा है? 17,800 था, उसमें से 13,200 ले लिया, तो कितना बचा? 4,600। तो 4,600 कितने वाला है? 1 1.05। और बाकी जो है वो 10,000 पूरा ही पड़ा हुआ है। जो 10,000 नया खरीदा उसका तो यूज हुआ ही नहीं, तो 10,000 पूरा पड़ा हुआ है, उसका कितना है? 1.125, यानी टोटल कितना पड़ा हुआ है? 14,600। ये देखो 14,600। तो इसका रेट हमें दो तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा। 4,600 एट द रेट 1.05 और 10,000 एट द रेट ऑफ 1.125, फिर इसका टोटल लिखना पड़ेगा। मैम फर्स्ट वाले का 48300 और सेकंड वाले का 11250, टोटल 59,550। 48300 और ये वाला हो जाएगा 11250। टोटल 59,550। 59,550। यहाँ पर तो 16,080 है, कुछ तो गलत हो रहा होगा। मैम फर्स्ट रेट का 4830 1.05 को। अच्छा अच्छा, ये 4830 होगा। अच्छा 14.05। हाँ 4830, मेरे में हाँ, एक जीरो ज्यादा लिख दिया था। 16,080 ऐसे होगा। हाँ अच्छा, 16,080। हाँ। अब फिर से इसमें चेक करना पड़ेगा। ये जो है 14,600, इसमें दो कॉम्बिनेशन है। ये एट द रेट ऑफ 1.05 भी है इसमें और एट द रेट ऑफ 1.125 भी है। अभी तो हम लोगों ने चेक किया ना। अच्छा, अब नया कुछ खरीदा नहीं है, तो ये जो 12,600 यूज किया, अब इसका देखो 12,600 जो यूज किया, पहले कौन सा रेट वाला करना पड़ेगा? 1.05 या 1.125? बोलो। 1.05। 1.05, 1.05 कितना था यहाँ पर? इंडिविजुअली दिख जाएगा। 4,600। 4,600 ये पूरा ही जरूरत हो जाएगा क्योंकि 12,600 में 4,600 तो पूरा ही लग जाएगा, ठीक है। तो 1.05 वाला खत्म हो गया। तो इसका मतलब जो बचा हुआ है वो कौन से रेट वाला है? जो बचा हुआ है वो 1.125। 1.125, ठीक है, इतना ही बचेगा। देख लो 4,600 पूरा खत्म हो गया, बचा कितना? 10,000। अब ये जो सॉरी, ये 12,600 में से 4,600 हम लोगों ने यूज कर लिया पहले वाले स्टॉक से, तो अब 4,600, 8,000 का और जरूरत था, ठीक है। तो 8,000 यहाँ से लिया होगा, 10,000 में से 8,000 लिया होगा, तो 2,000 बच जाता है। 1.125 करके इसका कैलकुलेशन अब करना पड़ेगा। 2,000 इंटू 1.125। 2250। हाँ, 2250, ये हो गया 2,000 इंटू 1.125, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। तो ये हो गया फीफो बेसिस। फीफो मतलब कुछ नहीं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया रॉ मटेरियल उसे पहले यूज करना है। जब तक पुराना स्टॉक खत्म नहीं होगा हम लोग नया स्टॉक का कंजम्पशन स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। इसी को फीफो बोल सकते हैं, ठीक है, इसी को फीफो बोला जाता है। अच्छा,
क्वेश्चन नंबर 4, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए सेलिंग ओवरहेड बजट। सेलिंग ओवरहेड बजट मतलब सेल करने के लिए जो भी खर्चा होता है, क्योंकि प्रोडक्ट तो हम लोग बना लेंगे बट उसे मार्केटिंग भी तो करना पड़ेगा, सेल भी तो करना पड़ेगा, तो सेलिंग एजेंट रख सकते हैं, ठीक है। सेल्स कमीशन होगा, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा होगा, इस तरह का जितना भी सेल्स करवाने का खर्चा होता है उसे सेलिंग ओवरहेड बोलते हैं। उसका बजट बनाना है, मतलब टोटल सेल करवाने का क्या खर्चा होगा। जैसे एडवर्टाइजमेंट बोल रखा है सैलरी टू द सेल्स डिपार्टमेंट स्टाफ, एक्सपेंसेस ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट, ये फिक्स्ड नेचर का है बोल रहा है, ठीक है। नॉर्मली सेलिंग जो खर्चा होता है ना वो सेल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारा फिक्स्ड है तो फिक्स्ड हो जाएगा कि अगर हम लोग फिक्स्ड इतना खर्चा हर बार करेंगे, ये भी हो सकता है। जैसे कोई कंपनी ऐसे सोच सकती है कि वो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा डिपेंड ऑन सेल करेगी, या फिर कोई ऐसा भी कर सकता है कि हम हर मंथ इतना करेंगे ही करेंगे एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, वो फिक्स्ड हो जाएगा। यहाँ जो फिक्स्ड बोला है हम लोग उसी को फिक्स्ड मान लेंगे। सेल्समैन रेम्यूनरेशन ये दे रखा है 3000। salesman salesmen and DNS allowance commission at the rate of 1% on sales affected। सेल्समैन को डीएनएस अलाउंस और कमीशन मिलेगा 1% ऑन सेल्स अफेक्टेड, जितना वो सेल करवा पाएंगे उसका 1% कमीशन मिल जाएगा। कैरेज आउटवर्ड एस्टिमेटेड एट द रेट ऑफ 5% ऑन सेल। कैरेज आउटवर्ड का मतलब होता है डिलीवरी करवाने का खर्चा, वो 5% ऑन सेल्स होगा। एजेंट का कमीशन है, सेलिंग एजेंट जो है उनको 7.5% ऑन सेल, सेल्स के ऊपर। ये सब वेरिएबल है, जो भी ऑन सेल्स बोल रहे हैं वेरिएबल है, क्योंकि सेल्स हमेशा हर बार एक ही जैसा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। इसका मतलब जो भी सेल के ऊपर डिपेंड है वो सारा ही सारा क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, जो सेल के ऊपर डिपेंड है। एजेंट कमीशन हो गया। द सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड वेर एस्टिमेटेड एज फॉलोज। 80,000 इंक्लूडिंग एजेंट सेल्स 8,000। जो सेल हुआ है वो है 80,000, इसमें एजेंट का सेल्स इंक्लूडेड है, मतलब एजेंट के थ्रू से 8,000 का सेल हुआ है। 90,000 इंक्लूडिंग एजेंट सेल 10,000, और 1 लाख इंक्लूडिंग एजेंट सेल्स 10,500। हम लोग को प्रिपेयर करना है सेल्स ओवरहेड बजट, ठीक है। तो हम लोग को ये देखना है कि कितना खर्चा हुआ है, तो हम लोग खर्चे को फिक्स्ड और वेरिएबल में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अगर इस तरह से प्रेजेंटेशन करना चाहे तो कर सकते हैं, सेल्स और वेरिएबल में। illustration 4, सेल्स ओवरहेड बजट पीछे ही कर लेते नहीं तो नहीं होगा। 80,000 का सेल हुआ है। अच्छा, ये कुछ टाइम पीरियड तो बताया नहीं है कब कब हुआ है, बस बोला गया है कि 80,000, 90,000। ये अगर हम 80-90 लिख रहे हैं तो सेलिंग एजेंट का सेल्स को लेते हुए कर रहे हैं, और 1 लाख ये है टोटल सेल, चाहे किसी के भी थ्रू से हो, ये मैंने लिख दिया टोटल सेल्स, ठीक है। अब हमें देखना पड़ेगा ये सेल्स करवाने का खर्चा कितना कितना हुआ है, दैट इज सेल्स सेल्स ओवरहेड बजट, ठीक है। तो पहले फिक्स्ड ओवरहेड लिख लेते हैं, जितना भी फिक्स्ड खर्चा है जिसको ओवरहेड बोला जाता है तो वो लिख लेते हैं फिक्स्ड ओवरहेड। तो देखो फिक्स्ड खर्चा क्या क्या है। एडवर्टाइजमेंट बोल रखा है, एडवर्टाइजमेंट डिपेंड ऑन सेल यहाँ पर नहीं बोला है, तो क्या ये फिक्स्ड है कि वेरिएबल है, बोलो। एडवर्टाइजमेंट 1000 बोल रखा है और फिक्स्ड नहीं बोला है ब्रैकेट में, बट ये भी तो नहीं बोला है डिपेंड ऑन सेल, तो इसे हम लोग क्या मान सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट का जो ये फिक्स मान 1000 लेंगे। फिक्स्ड मानेंगे, ये 1000 रुपए का खर्चा जो है ये फिक्स्ड है। अच्छा, पहले लिखना पड़ेगा एडवर्टाइजमेंट। तो क्या सब जगह 1000 होगा, चाहे कोई किसी पीरियड में कितना भी सेल हो, क्या हर जगह 1000 यस होगा? मैम। अगर अगर कोई फिक्स्ड खर्चा है तो वही होना चाहिए। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट के बाद सैलरी, सैलरी तो फिक्स्ड होता ही है ना, सैलरी ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट। एक्सपेंसेस ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट ये फिक्स्ड बोल ही दिया है। अच्छा, सेल्समैन रेमुनरेशन ये भी फिक्स्ड होगा क्योंकि डिपेंड ऑन सेल नहीं है। सेल्समैन रेमुनरेशन 750 नहीं 3000, ये मैंने गलत लिख दिया ना, 750 था एक्सपेंसेस।
3000 3000 टोटल फिक्स्ड खर्चा निकाल लेते हैं। टोटल फिक्स्ड ओवरहेड 1000 2000 3 5750 1000 1000 2000 3000 5750 ये फिक्स्ड है तो सब जगह एक ही होगा ना, बार बार ऐड क्यों कर रहे हैं हम, सब जगह तो एक ही होगा, फिक्स्ड है 5750। अच्छा अब निकालेंगे वेरिएबल, ये ए दे देते हैं, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया ए। अच्छा ए के जगह 1 दे देते क्योंकि वहां पर ए दे रखा है मैंने। बी वेरिएबल ओवरहेड में क्या क्या है, सेल्समैन एंड सेल्समैन्स डियरनेस अलाउंस, कमीशन एंड डियरनेस अलाउंस। अच्छा कमीशन, सेल्समैन को कमीशन मिलेगा 1% ऑन सेल्स अफेक्टेड, ठीक है, 1% ऑन सेल्स अफेक्टेड। तो यहाँ पर शायद कुछ प्रिंट मिस्टेक है, एक सेकेंड। सेल्समैन्स एंड डीएनएस अलायंस कमीशन एट द रेट ऑफ 1% ऑन सेल्स अफेक्टेड, नहीं ठीक है 1% ऑन सेल्स अफेक्टेड बोला है। अच्छा तो एजेंट का सेल अलग है, देखो एजेंट ने जो सेल किया है एजेंट को कमीशन मिलेगा, सेल्समैन और एजेंट में फर्क है, ये है सेलिंग एजेंट, ये है सेल्समैन। सेल्समैन को कमीशन मिलेगा जितना उन्होंने सेल करवाया है उसके ऊपर 1%। तो यहाँ पर बोलो पॉइंट ए में सेल्समैन ने कितना सेल करवाया है, अगर एजेंट ने 8000 का सेल करवाया, टोटल सेल अगर 80,000 है तो सेल्समैन ने कितना सेल करवाया, सेल्समैन और एजेंट, एजेंट नॉर्मली घूम घूम के सेल करता है, ठीक है, मतलब 88,000। हाँ डोर टू डोर 88 होगा, ऐड कैसे हो जाएगा, इंक्लूडिंग है ऑलरेडी उसमें। अच्छा इंक्लूडिंग है तो 72,000। 70 हाँ 72,000। হ্যাঁ 72 হবে, तो 72,000 जो है वो सेल्समैन का सेल है और 8,000 जो है एजेंट का है। एजेंट वो होता है नॉर्मली जो डोर टू डोर जाके बेचता है, सेल्समैन भी जा सकते हैं बट सेल्समैन जो है शॉप में रह के भी सेल करते हैं, एजेंट नॉर्मली डोर टू डोर जाके ही बेचते, जो भी हो। तो यहाँ पर 80,000 और 8,000, तो यहाँ पर 72,000 पे लगना चाहिए। ये जो कमीशन होगा एट द रेट ऑफ 1% जो कि सेल्समैन को मिल रहा है, सेल्समैन, ये 72,000 पे मिलेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 72,000 इंटू 1%, कितना हो जाएगा 720 ना, 720। दूसरा वाला 90,000 में 10,000 इंक्लूडेड है तो 80,000 इंटू 1%, 800 हो जाएगा। अच्छा और ये कितना हो जाएगा, 1 लाख में 10,500 लेस करना है, 89,500, इस पे 1%, 895, ये हो गया सेल्समैन का कमीशन। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, अच्छा कैरेज आउटवर्ड बोलो कौन से सेल पे लगेगा, 80,000 पे या 8,000 पे या 72,000 पे, कैरेज आउटवर्ड ऑन 8,000। सेल, नहीं ठीक से देखो, कैरेज 8 बोल रहे हो या 80 बोल रहे हो, 80,000। हाँ तब ठीक है 80,000 पे लगेगा, क्योंकि कैरेज आउटवर्ड तो सभी पे लगेगा, चाहे वो एजेंट के थ्रू से हो चाहे वो सेल्समैन के थ्रू से हो। तो 5% एट द रेट ऑफ 5%, 4,000। 5%, हाँ पहला वाला 4,000, 5%, 4,500। हाँ 5% ऑन 80, 5% ऑन 90, 4,500, 5,000। 5,000, ये हो गया कैरेज आउटवर्ड। नेक्स्ट है कैरेज आउटवर्ड के बाद एजेंट्स कमीशन, 7.5% ऑन सेल, तो 80,000 पे 7.5%, नहीं ये एजेंट्स कमीशन है तो मैम एजेंट का 8,000 पे होगा ना। हाँ हाँ 8,000 पे होगा, ये एजेंट का है तो 8,000 पे होगा, 600। 600। अच्छा और इसका 10,000 था, ये 10,000 और ये 10,500, 10,000 पे 7.5%, 750, यस मैम। और ये था 10,500 पे 7.5, 787.7
787.5। 787.5 तो 788 लिख सकते हैं हम लोग। 787.5 है। अच्छा टोटल, और तो कुछ नहीं है। टोटल वेरिएबल ओवरहेड 720, 600, 4000, 5320। 6050। 6683। टोटल कॉस्ट, टोटल ओवरहेड 1 + 2। 5750 प्लस ये वाला कर लेते, ये कैलकुलेटर में लिखा हुआ है। 6683 + 5750, 12,433। 5750 + 6050, 11,800। 5750 + 5320, 11,070। ये हो गया टोटल। अच्छा नेक्स्ट है इलास्ट्रेशन 5, जिसमें हमें कैश बजट बनाने के लिए बोला है। ठीक है। अच्छा तो पहले कैश बजट के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग कि कैश बजट किसे बोला जाता है। कैश बजट जो है हम लोग ये प्रिपेयर करते हैं कि कितना हमें कैश का जरूरत होगा। जैसे देखो मैंने अभी स्टार्टिंग में आज बोला था ना, हमारा सीक्वेंस क्या होना चाहिए बजट का। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि कितना बेचना है, उतना ही प्रोड्यूस करेगा, उतने उसके हिसाब से रॉ मटेरियल खरीदेगा। अब ये सब के लिए तो पैसे का जरूरत होगा, ये सारी चीजों को करने के लिए पैसे, रॉ मटेरियल खरीदना है तो पैसे का जरूरत होगा। तो नेक्स्ट क्या बनना चाहिए, कैश बजट। ठीक है। नेक्स्ट कैश बजट बनना चाहिए। हम लोग इसी सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं। सेल्स बजट हम लोगों ने देखा कितना सेल करना है, ठीक है, उतना उतना ही प्रोड्यूस करेंगे। तो सेल्स बजट जो है टारगेट बजट होता है। ये सोचने के बाद प्रोडक्शन बजट बनता है, फिर रॉ मटेरियल परचेज बजट, और ये सब खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल वगैरह खरीदने के लिए कैश का जरूरत होता है, तो कैश बजट बनाना पड़ता है। तो अभी हम लोग कैश बजट पढ़ेंगे। कैश बजट से हमें क्या क्या पता चलता है देखो। कैश बजट से हम लोग ये पता करेंगे कि हमें किन से कितना पैसा मिलने वाला है। नॉर्मली पैसा डेटर से मिलता है। ठीक है। बिजनेस में सबसे ज्यादा जो पैसे का टर्नओवर हम लोग करवा सकते हैं वो डेटर से है, मतलब सेल करके। ठीक है। अब वो कैश सेल होगा तो डेटर नहीं होगा, अगर क्रेडिट सेल है तो डेटर होगा। तो कैश बजट में हम लोग ये फोरकास्ट कर सकते हैं कि कितना पैसा मार्केट में हमारा फंसा हुआ है, मतलब लोगों से मिलने वाला है, कितना लोगों को हमें पे करने वाला है। और इसके अलावा बिजनेस चलाने का अदर एक्सपेंसेस, और बिजनेस में अगर हमारा कोई और अलग तरीके का इनकम हो रहा है तो टोटल हमारा एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो और टोटल एक्सपेक्टेड कैश आउटफ्लो, ये दोनों एडजस्ट करने के बाद क्या हमारे पास कोई सेविंग्स, मतलब पैसा क्लोजिंग कैश इन हैंड बचेगा, अगर बचेगा तो वो कितना है, ये हमें कैश बजट बताने में हेल्प करेगा। ठीक है। तो पहले लिखो कैश बजट is the forecast of estimated cash receipt and estimated cash payment during the budgeted period। किसी भी एक बजटेड पीरियड में कितना कैश रिसीव होगा और कितना कैश हमें पे करना पड़ेगा, ये हम लोग कैश बजट से एस्टिमेट यानी कि फोरकास्ट कर सकते हैं। कैश बजट इज डिफरेंट फ्रॉम कैश अकाउंट and cash
फ्लो स्टेटमेंट। तो देखो, कैश बजट जो है वो कैश अकाउंट की तरह नहीं बनता है, कैश अकाउंट की तरह नहीं होता है, ना तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरह होता है। कैश अकाउंट सभी को पता है, अगर हम लोग लेजर बनाते कैश का तो वो जो बन जाता है उसे हम लोग कैश अकाउंट बोलते हैं। और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है सभी ने कॉलेज में या 12th में कभी ना कभी किया ही है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जहां से हम लोग सिर्फ बिजनेस का कैश फ्लो जो है वो 3 एक्टिविटी के तौर पे फाइंड आउट करते हैं कि बिजनेस से कितना कैश फ्लो हुआ, यानी बिजनेस का जो इनकम अर्निंग है उससे, यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मतलब हम लोगों ने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है तो वहां से कितना कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ। जैसे इन्वेस्टमेंट खरीदा तो पैसा जाएगा, इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने बेच दिया तो पैसा आएगा। और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है, जैसे कि कंपनी के केस में शेयर इशू करना एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, डिवेंचर इशू करना एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ठीक है। तो डिविडेंड पे करना ये भी एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, पहले दो से कैश आता है और डिविडेंड से कैश जाता है। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट भी नहीं है। क्यों नहीं है? इन द सेंस दैट कैश बजट इज फ्यूचर ओरिएंटेड, whereas कैश अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट is related to the past पीरियड। मतलब सीधा सा बात है कि कैश अकाउंट कब बनता है? जब हम लोग कोई जर्नल एंट्री करते हैं कैश रिलेटेड। जर्नल कब करते हैं? जब कोई ट्रांजैक्शन होता है, मतलब पास्ट में अगर कुछ हुआ है तभी कैश अकाउंट बनेगा। पास्ट का इफेक्ट जिसे एक फॉर्मेट में दिखा रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर्मेट में। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी वही होता है, ईयर एंड में बनता है बिजनेस का कैश फ्लो इनफ्लो आउटफ्लो पता करने के लिए। बट कैश बजट जो है ये कुछ मतलब पास्ट इवेंट का इफेक्ट नहीं है, फ्यूचर में ऐसा हो सकता है उसका स्टेटमेंट, दैट इज कैश बजट। इसीलिए कैश बजट कैश अकाउंट या कैश फ्लो स्टेटमेंट से बिल्कुल अलग है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश अकाउंट ये पास्ट जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका इंपैक्ट है, बट कैश बजट कोई पास्ट ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट नहीं है, ये फ्यूचर का एक एस्टिमेशन है जिसको हम लोग एक स्टेटमेंट फॉर्मेट में बनाएंगे। पॉइंट 3, कैश अकाउंट requires accounting skill। कैश अकाउंट वही बना पाएंगे जिनको अकाउंट्स पता है, क्योंकि अगर कैश अकाउंट बनाना है तो कैश का जर्नल पास करना पड़ेगा। जर्नल वही पास कर पाएगा जिसको अकाउंटिंग टेक्निक आता है। डेबिट क्रेडिट नहीं आता है तो जर्नल कैसे होगा? जर्नल नहीं होगा तो लेजर नहीं होगा। इसीलिए कैश अकाउंट में अकाउंटिंग स्किल्स का जरूरत है, वेयर एज कैश बजट रिक्वायर्स एस्टिमेशन स्किल। कैश बजट कोई भी बना सकता है, ठीक है, कोई भी चाहे अपने बिजनेस का कैश बजट बना सकता है, उसके लिए कोई टेक्निकल बात नहीं है कि मुझे कुछ डेबिट क्रेडिट पता करना है। बस ये एजम्पशन लगाना है कि मार्केट में कितना पैसा फंसा हुआ है, कौन कौन डेटर है, कितने को कैश सेल किया है, कितना पैसा आया है, कितना पैसा पे करना पड़ेगा। अगर ये एस्टिमेट कर पाएंगे तो कैश बजट कोई भी बना सकता है, क्योंकि उसके लिए ना तो कोई फॉर्मेट ना तो कोई रूल्स रेगुलेशंस का जरूरत होता है। जैसे कि कैश अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए जरूरत होगा डेबिट कहाँ कहाँ टू लिखना है, कहाँ बाई लिखना है, ठीक है, डेबिट साइड कौन सा क्रेडिट साइड, बट इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। हालांकि लगभग पूरे कॉस्ट में ही कुछ अकाउंटिंग टेक्निक का वैसे जरूरत नहीं होता है, एक आधा चैप्टर है जो कि अकाउंटिंग टेक्निक पे डिपेंड है, बाकी अगर हमें टेक्निक नहीं पता हो तो भी हम लोग कॉस्ट को कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हो जाएगा कैश बजट इज प्रिपेयर with the help of following equation। अब किस तरह से कैश बजट बना सकते हैं? तो हमें ये पता करना है कि कैश इनफ्लो आउटफ्लो के बाद हमारे पास कितना बचा। तो हम लोग देखेंगे क्या हमारे पास पहले से कोई कैश है, तो ओपनिंग कैश बैलेंस तो ये हमारे पास रहेगा, इसे हम लोग यूज कर सकते हैं, प्लस एस्टिमेटेड कैश रिसिप्ट, कितना पैसा आएगा,
लेस एस्टिमेटेड कैश पेमेंट, कितना पैसा जाएगा? इक्वल टू क्लोजिंग कैश बैलेंस, इक्वल टू हो जाएगा क्लोजिंग कैश बैलेंस। तो कैश बजट से तो हमें यही पता करना है कि एट द एंड ऑफ द पीरियड हमारे पास कितना कैश बचा। अब ये पीरियड जो है 1 मंथ का हो सकता है, वीकली हो सकता है, 1 ईयर का हो सकता है, वो तो डिपेंड करेगा कि हम लोग किस तरह का कैश बजट बनाना चाह रहे हैं और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो कितना पैसा था, कितना और मिल सकता है, तो ये टोटल हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। उसमें से कुछ पे करना पड़ेगा तो पे कर देंगे, उसके बाद कुछ बचेगा तो उसे क्लोजिंग कैश बैलेंस बोल सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर देखो जो कैश बजट है क्या बोला है, ABC Limited, a newly started company, wishes to prepare cash budget from January. जनवरी से कैश बजट बनाना चाहते हैं। प्रिपेयर ए कैश बजट फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स। सो जैन से लेके 6 मंथ्स मतलब जैन टू जून का कैश बजट बनेगा। प्रिपेयर ए कैश बजट फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स फ्रॉम द फॉलोइंग एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर देखो दे रखा है मंथ, मंथ है जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून। टोटल सेल्स 20, 22, 28, 36, 30, 40। मेटेरियल दे रखा है, वेजेस का खर्चा दे रखा है, ओवरहेड, ये सब एक्सपेंस है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो उसको मटेरियल क्या करेगी, वो मटेरियल खरीद ही रही होगी किसी से। ठीक है, अच्छा, और वेजेस इतना पे कर रही है, ओवरहेड इतना पे कर रही है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का ये खर्चा पे कर रही है अकॉर्डिंग टू द मंथ। 6 मंथ्स का डिटेल्स हमें दे रखा है। आगे क्या बोला है देखो, कैश बैलेंस ऑन 1 जन मतलब ओपनिंग कैश है 10,000। ए न्यू मशीनरी इज इंस्टॉल्ड एट ₹20,000 ऑन क्रेडिट। 20,000 क्रेडिट में एक नया मशीन खरीदा गया था, टू बी प्रीपेड बाय 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट इन मार्च एंड अप्रैल। मार्च और अप्रैल में 2 इंस्टॉलमेंट पे किया जाएगा जो मशीन क्रेडिट में खरीदा गया था। सेल्स कमीशन दिया जाएगा 5% ऑन टोटल सेल, इज टू बी पेड विद इन ए मंथ फॉलोइंग एक्चुअल सेल्स। एक्चुअल सेल्स होने के बाद का जो मंथ होगा, फॉलोइंग मतलब जो फॉलो कर रहा है, जैसे जैन के पीछे फेब फॉलो हो रहा है, फेब के पीछे मार्च फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो सेल्समैन का कमीशन क्या होगा, सॉरी सेल्स कमीशन क्या होगा, 5% ऑन टोटल सेल। बट टोटल सेल किसको कंसीडर करेंगे, ये सब में से बोल रहा है कि जिस मंथ में सेल हो जाएगा उसके बाद वाले मंथ में हम लोग सेल कमीशन देंगे उस मंथ का। मतलब जैन का सेल्स का जो भी कमीशन होगा, बताओ 20,000 सेल पे 5% के हिसाब से कितना कमीशन होगा, ये सोचो पहले। 20,000 सेल पे 5% के हिसाब से कितना कमीशन होगा, 1,000। 1,000। तो ये 1,000 रुपए कब पे करेंगे, जैन में नहीं फेब में। क्यों, क्वेश्चन बोल रहा है कि विद इन ए मंथ फॉलोइंग एक्चुअल सेल्स। एक्चुअल सेल्स के बाद का जो मंथ है उस मंथ में उस सेल का कमीशन दिया जाएगा। तो जैन का कमीशन फेब में, फेब का मार्च में, मार्च का अप्रैल में, अप्रैल का मई में, मई का जून में। 10,000 being the amount of second call may be received in March। सेकेंड कॉल का मतलब है क्योंकि कंपनी है तो इसने शेयर इशू किया होगा। देखो न्यूली स्टार्टेड कंपनी बोला था तो इसने शेयर इशू करके बिजनेस स्टार्ट किया होगा। ये देखो न्यूली स्टार्टेड कंपनी, तो इसको कॉल मनी मिला 10,000 मार्च में, तो वो रिसिप्ट में दिखा देंगे। शेयर प्रीमियम अकाउंट 2,000 मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रीमियम में शेयर इशू हुआ था तो 2,000 रुपए प्रीमियम का मिला। पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर, सप्लायर ने क्रेडिट अलाउ किया है मतलब कितने दिन बाद पेमेंट करने के लिए अलाउ किया है। मतलब आज खरीदा तो 2 दिन बाद पेमेंट करना है, 5 दिन बाद। बोल रहे हैं कि पीरियड क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर 2 मंथ्स। मतलब अगर जैन में कुछ खरीदे हैं तो उसका पेमेंट कब करना पड़ेगा, अगर 2 मंथ है तो जैन में अगर कुछ खरीदे हैं तो उसका पेमेंट कब करना पड़ेगा, आफ्टर 2 मंथ्स। मतलब कब करना पड़ेगा, अप्रैल में मैम, स्टार्टिंग में करने के एंड में, अगर 2 मंथ्स है तो फिर फरवरी और मार्च, अप्रैल में करेंगे, फर्स्ट नहीं ऑफ अप्रैल, नहीं जैन में खरीदे हैं ना, ये देखो मार्च में मैम। हाँ मार्च में पेमेंट करेंगे। जैन में अगर खरीदे हैं, बोला तो नहीं है एंड या स्टार्ट, तो फिर जैन के बाद 2 महीना तो जैन फेब मार्च में। फिर फेब का कब पे होगा, फेब का पे हो जाएगा अप्रैल में, अप्रैल। मार्च का हो जाएगा मई, अप्रैल का हो जाएगा जून। इस तरह से चलेगा। पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर, कस्टमर को हम लोगों ने बोला 1 महीने बाद पैसा दे दो, तो जैन का पैसा कब मिलेगा, अगर 1 महीने बाद बोल रहा है तो जैन का पैसा कब मिलेगा, फरवरी में।
फेब में, फेब का पैसा मार्च में, इस तरह से। डिले इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड, ओवरहेड 1 मंथ के बाद पे कर पाएंगे, ठीक है, मतलब जैन का फेब में, फेब का मार्च में। और वेजेस का जो है हाफ मंथ डिले होगा, हाफ मंथ डिले मतलब 15 दिन बाद, मतलब जैन का काम, मान लो जैन 30 डेज का है, सॉरी 31 डेज का है, तो 15 दिन जैसे ही काम हो गया, 15 डेज काम हो गया, उसके बाद बाकी जो 15 डेज बचता है, मतलब हालांकि 16 बचता है, हम मान ले रहे हैं कि 15 ही हो रहा है, 15 और 16 31 हो रहा है, तो ये 15 दिन काम होने के बाद पैसा मिलेगा इस 15 दिन में, ठीक है। बात को समझो, जैन को हम एक बार एक काम करते हैं, इसको 30 में डिवाइड करते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए। 15 डेज, तो 15 डेज वर्कर ने काम कर लिया, कुछ पैसा नहीं मिला, क्यों? क्योंकि पेमेंट डिले करके किया जाता है, तुरंत नहीं किया जाता है, एडवांस नहीं किया जाता है। कितने डिले होता है? आधा महीना, आधा महीना मतलब 15 दिन। 15 दिन के बाद पेमेंट होगा, 15 दिन काम हो गया उसके बाद पेमेंट होगा, तो फर्स्ट पेमेंट कब मिलेगा? जैन 16 में फर्स्ट पेमेंट कब मिलेगा? 15 दिन काम होने के बाद जैन 16 में मिलेगा। और ये देखो 1 से 15 इतना दिन काम होने के बाद इस पीरियड के काम करने का पैसा 16 से 31 दिन वाले मतलब 16 तारीख को मिलेगा। फिर 16 से 31 डेज जो काम हुआ, मतलब और भी 15 या 16 जो भी हो रहा है, 15 दिन काम हुआ, उसका पेमेंट कब मिलेगा? फिर उसके बाद तो फेब आएगा। मान लो फेब का मैंने यहाँ पर लगा दिया 28 डेज, बोलो ये पेमेंट यहाँ पर मिलेगा, तो ये पेमेंट कहाँ मिलेगा? ये वाला पेमेंट कहाँ मिलेगा? क्या ये फेब में नहीं मिलेगा? सोचो, 15 दिन बाद यस मैम। पैसा मिलेगा, है ना। तो 1 तारीख से लेके 15 तारीख काम हो गया, अब लेबर बोलेंगे मुझे पेमेंट कर दो, बात तो हुआ था कि 15 दिन काम करने के बाद पेमेंट मिलेगा, तो जो कंपनी है उसको 16 तारीख को पेमेंट करना पड़ेगा लेबर को, या तो 15 तारीख या तो 16 तारीख, कोई भी एक दिन हो सकता है, वो तो हमें क्लियरली नहीं पता है, डेट से वैसे कुछ लेना देना नहीं है, बस हमें 15 दिन का जो गैप है वो समझना पड़ेगा। अब 15 तारीख भी कंपनी पैसा दे सकती है, 16 तारीख भी दे सकती है, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है। तो 15 दिन काम होगा उसके बाद ही पेमेंट मिलेगा, ठीक है। तो 15 दिन काम होने के बाद पेमेंट मिलेगा, तो पेमेंट यहाँ पर 16 तारीख को मिलेगा। फिर जो 16 से 31 यहाँ पर काम हुआ उसका पेमेंट यहाँ पर मिलेगा फेब में। फिर फेब का मतलब जैन में जो पेमेंट मिलेगा वो आधा जैन का मिलेगा, फेब में जो पेमेंट मिलेगा वो जैन का पेमेंट मिलेगा। और इसके बाद 16 तारीख से लेके जो 28 तारीख का काम होगा इसका पेमेंट कब मिलेगा? 16 तारीख से लेकर 28 तारीख का जो मार्च काम में। होगा मार्च में मिलेगा। तो ये 1 से 15 दिन जो काम हुआ इसका पेमेंट कब मिलेगा? फेब में जो 1 से 15 काम हुआ, ये पेमेंट कौन सा है? ये तो यहां से घुमा के 16 दिखाया मैं। फरवरी को। हाँ, ये 16 फरवरी को मिलेगा, यानी फरवरी को 2 पीरियड का पेमेंट मिलेगा, जैन का एंड वाला, जैन का एंड का, और फेब का स्टार्ट का। बोलो ये समझ में आया कि नहीं? बस यही वाला पॉइंट यहाँ पर थोड़ा सा टफ है, बाकी कुछ टफ नहीं है, कि फेब में 2 पीरियड का पेमेंट मिलेगा, एंड ऑफ जैन का और स्टार्टिंग ऑफ फेब का। मार्च में भी सेम होगा, एंड ऑफ फेब और स्टार्टिंग ऑफ मार्च। बोलो ये कंसेप्ट समझ में आया कि मार्च में जो पेमेंट मिलेगा वो कैसे मिलेगा? फेब का एंड का मिल जाएगा, एंड ऑफ फेब का, और स्टार्टिंग ऑफ मार्च का मिलेगा, स्टार्टिंग ऑफ मार्च का मिलेगा। बोलो ये क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? यस मैम। 15 दिन इस महीने के, 15 दिन उस महीने के मिला हाँ, के। ऐसे करके होगा, यही हिसाब हमें लगाना है। एज्यूम कैश सेल 50% ऑफ टोटल सेल, कैश सेल जो है वो 50% है टोटल सेल का, ठीक है। अब देखो कैसे बनेगा यहाँ पर। इलस्ट्रेशन 5, कैश बजट फॉर द फर्स्ट 6 months, particulars Jan, Feb, March, April, May, जून, और एक टोटल कॉलम भी बना लेंगे चेक करने के लिए आंसर सही हुआ है कि नहीं, टोटल कॉलम हमें हेल्प करेगा। अच्छा, यहाँ पर लिखेंगे कैश रिसिप्ट, जितना भी कैश रिसिप्ट है वो यहाँ पर लिखेंगे। कैश रिसिप्ट के क्या क्या होगा? एक तो सेल का होगा, सेल 2 तरह का है, कैश सेल बोल रखा है 50%,
क्वेश्चन में बताया था, अभी लास्ट में हम लोगों ने देखा कैश सेल जो है वो टोटल सेल का 50% है। यहाँ पर नीचे इंफॉर्मेशन दे रखा था 50% टोटल सेल का। तो 20,000 टोटल सेल है जैन का, 20,000 का 50% 10,000। 10,000। हाँ 22 का 50% 11, 28 का 14, 36 का 18, हाँ 18 2 से 36, 30,000 का आधा 15 और 40 का आधा 20, 20 और 15, 15 और 20 ना शायद मई में 30, हाँ ये 15 होगा, ये गलत लिखते, 15 और 20,000। तो टोटल कर लेते 10 11 14 18, 10 11 14 18 15, 88,000। 88,000 कैश सेल। अच्छा, फिर क्रेडिट सेल में कलेक्शन फ्रॉम डेटर, हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं ना, क्रेडिट सेल किया है तो डेटर से कितना पैसा मिलेगा, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। ठीक है, इसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे। वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1। अच्छा, यहाँ पर जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैम पहले जुलाई लिखे नहीं है, टोटल है। 6 मंथ्स और जून है, यहाँ टोटल हो जाएगा, ठीक है। टोटल यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ जो टोटल जरूरत होगा वही वाला करेंगे, सारा टोटल करने का जरूरत नहीं होगा, वर्किंग में लास्ट में कर लेंगे। देखो क्रेडिट सेल फिर कितना है, क्रेडिट सेल भी 50% होगा, कैश सेल अगर 50% है, क्रेडिट सेल भी 50% होगा। पहले टोटल क्रेडिट सेल लिख लेते हैं, उतना ही होगा जितना कैश सेल है, मतलब 10,000 11,000 आधा आधा है ना, तो क्रेडिट सेल भी 10,000 का हुआ है, 11,000 का क्रेडिट सेल हुआ है, फिर 14,000 था, उसके बाद 18 15 और लास्ट वाला 20। ये क्रेडिट सेल है जो कि 88,000 हुआ है, यानी 88,000 कैश सेल, 88,000 ही क्रेडिट सेल, बिकॉज 50-50% है। अब डेटर से कैसे पैसा मिलेगा, यहाँ पर बताया था कि डेटर से पैसा मिलेगा 1 महीने बाद, ठीक है। तो जैन का पैसा कब मिलेगा, जैन का ये जो 10,000 रुपए हमें मिलने वाला है ये कब मिलेगा, यहाँ पर लिखते हैं रिसिप्ट, एस्टिमेटेड रिसिप्ट। तो जैन का 10,000 कब मिलेगा, फरवरी में, 15 हाँ फरवरी को। यहाँ पर नहीं 15 क्यों, वो तो वेजेस का है, ये तो सेल है अच्छा। ना, वो तो वेजेस पे लागू है, सारी चीजों पे थोड़ी ना। जैन का पूरा 10,000 फेब में मिल जाएगा, फेब का पूरा 11,000 मार्च में मार्च मिल, में। मार्च का पूरा 14,000 यहाँ पर मिल जाएगा, अप्रैल। अप्रैल, अप्रैल का मई में, एक एक करके शिफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पर ये जून 15। में 15,000। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 88,000 टोटल हुआ था एक्सेप्ट 20,000 ना, कितना हो जाएगा, यस मैम। 68 होगा, चेक कर लो एक बार, 10 11 14, यस मैम। ठीक है। तो यस मैम। 68। अच्छा, ये हो गया किस तरह से रिसिप्ट होगा। तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर यहाँ पर लिख देते 1 मंथ लैग, 1 महीना गैप में पैसा मिल रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये जैन में तो कुछ नहीं मिलेगा, जैन में यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिकली अगर सोचो जैन में जो क्रेडिट कलेक्शन होगा वो कौन से मंथ का होगा, बता सकते हो। जैन में अगर हमारा कोई कलेक्शन हम लोग दिखाते उसके लिए हमें दिसंबर का। दिसंबर का, हाँ जो डेटा है नहीं, इसीलिए यहाँ ब्लैंक दिखाया है। यहाँ पर 10,000, ये इधर आ जाएगा 11,000, ये इधर आ गया 14,000 और ये इधर आ गया 18,000, टोटल 60, ओ और एक है 15, 68,000। ये हो गया कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर। अच्छा, और मिला है कॉल मनी, कॉल मनी और प्रीमियम, कॉल मनी और प्रीमियम। यहाँ पर था कॉल मनी मिला है 2,000 प्रीमियम के साथ, 10,000 मिला है बीइंग अमाउंट सेकेंड कॉल मनी मे बी रिसीव्ड इन मार्च, मार्च में मिल सकता है। तो जैन फेब मार्च में दिखाएंगे 2,000 10,000 कॉल मनी का, ठीक है, 10,000 कॉल मनी का और 2,000 प्रीमियम का,
कॉल मनी लिख देते हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम, सेम मंथ में ही मिल रहा है, इंक्लूडिंग प्रीमियम लिख देते हैं यहाँ पर, तो 12,000 लिख सकते हैं और एक बार लिखने का जरूरत नहीं होगा। 12,000 रुपए मिल गया है कॉल मनी। बस, और तो कुछ रिसिप्ट नहीं होने वाला था, बाकी सब पेमेंट है। अब टोटल कर लेंगे, टोटल रिसिप्ट ए दे देते हैं, ये हो गया 10,000, 21,000, 14, 11, 12, 37, 37, 14 और 32, 32, 15 और 18, 33, 33, 20 और 15, 35, 35, और ये 88, 68 और 12, 168 और 3 जीरो। ठीक है, 1,68,000। अच्छा, अब हम लोग एक्सपेंसेस लिखेंगे। पेमेंट, पेमेंट में पहला पेमेंट आ जाएगा क्रेडिटर को, मेटेरियल के लिए क्रेडिटर को पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, लेबर को वेजेस दिया जाता है, ओवरहेड मतलब अदर एक्सपेंसेस जो बिजनेस को चलाने के लिए होगा। तो पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट टू क्रेडिटर, इसको लिख दो कैश पेमेंट, पेमेंट टू क्रेडिटर। अब क्रेडिटर को कैसे पे किया जाएगा, वो था 2 मंथ्स के गैप में, है ना। तो 2 मंथ्स के गैप में अगर पे किया जाएगा तो उसका भी वर्किंग नोट बना लेते हैं। ये देखो, वर्किंग नोट नंबर 2। तो ये जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून टोटल। तो क्रेडिट क्या क्या है, जैन में कितना क्रेडिट हुआ, 20,000, 14,000, 14,000, 22,000, 20,000, 14,000, 14,000, 22,000, 20 और 25, तो टोटल कितना हो गया, 20, 14, 14, 20 और 14, 14, 28, 22, 20 और 25, 115, 1,15,000। अब पेमेंट कैसे होगा, पेमेंट बोला है कि 2 मंथ्स डिले था। ठीक है, क्रेडिट अलाउड 2 मंथ्स डिले, कैश रिसिप्ट, सॉरी कैश पेड, रिसिप्ट क्यों लिख रहे हैं हम, कैश पेड, एस्टिमेटेड कैश पेड। कैसे हो सकता है, जैन का पेमेंट कब चला जाएगा, मार्च में, यहाँ पर 20,000। ठीक है, फेब का पेमेंट कब चला जाएगा, 2 महीना बाद। जैन का अगर जा रहा है फेब मार्च में, तो फेब का कब जाएगा, अप्रैल में, यहाँ पर 14,000। अच्छा, ये चला जाएगा यहाँ पर 14,000, ये यहाँ आ जाएगा, ये वाला 22,000, और ये यहाँ पर आ जाएगा जैन का मार्च में। मैम वो तो फेब, टोटल कॉलम है, उसमें क्यों आएगा, 22 तक ही तो आएगा। हाँ बस वहां पर नहीं आएगा, हम जस्ट एक बार चेक कर ले टोटल रहे हैं कि 70,000। 70,000 हो रहा है, यस 20। मैम। अच्छा, चेक कर लेते हैं एक बार, 20 होना चाहिए, 14 होना चाहिए, 14 होना चाहिए। और ये वाला, ये जून में जाएगा ना, ये वाला मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये थोड़ा सा दूर में होना चाहिए था। ये देखो, मई का तो लिख नहीं सकते क्योंकि उसके बाद वाला दिया हुआ नहीं है। अप्रैल का जो है ये मैंने यहाँ पर गलत लगा दिया, ये वाला जैन का मार्च में जाएगा। ठीक है, जैन का मार्च में, फेब का अप्रैल में, मार्च का मई में, और अप्रैल का जून में, ये यहाँ पर आ जाएगा 22,000। अच्छा, कितना हुआ, 28, 22 और 20, 70,000। 70,000। तो ये लिख देते हैं यहाँ पर, पेमेंट टू क्रेडिटर यहाँ पर हो जाएगा, स्टार्ट होगा मार्च से 20,000, 20, 14, 14, 22, 20, 14, 14, 22 और 70 टोटल। पेमेंट टू क्रेडिटर हो गया। अच्छा, अब है पेमेंट टू वेजेस, पेमेंट टू वेजेस, वर्किंग नोट 2, ये वर्किंग नोट 3।
वर्किंग नोट 3 पेड टू वेजेस जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून। वेजेस कितना कितना है? 4,400 4,600 4,000 4,400 4,600 4,600 4,000 5,000। अच्छा, पेमेंट कैसे होगा? पेमेंट कुछ इस तरह से होगा, 15 डेज पेमेंट ड्यूरिंग द मंथ। 15 दिन का पेमेंट उस मंथ का उसी मंथ को मिलेगा, ठीक है? वो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। जैन का 15 दिन का पेमेंट जैन 2000। जैन में ही मिल जाएगा 2,000, आधा हो जाएगा यहाँ पर 2200, यहाँ पर 4200। 2300 2000 और 2500 आधा हो जाएगा ना कि 15 डेज के गैप में दिया जाएगा। तो इसका मतलब जैन का आधा पेमेंट जैन में ही मिलेगा। जैन का ये पेमेंट कब मिल रहा है? ये जैन का पेमेंट मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये 15 तारीख को मिल रहा होगा। हर एक मंथ के 15 तारीख को ये पेमेंट मिल जाएगा उसी मंथ में। जैन का 15 तारीख को जैन का 2000 मिलेगा, ठीक है? फिर 15 डेज पेमेंट नेक्स्ट मंथ। तो जैन का बाकी 2000 फेब में मिलेगा। जैन का बाकी 2000 कब मिलेगा? फेब में मिलेगा। अच्छा, फेब का बाकी 2200 कब मिलेगा? फेब का 2200 तो मार्च फेब में। में ही मार्च में। यहाँ पर 2200, ये 2300 यहाँ पर आ जाएगा। मार्च का बाकी 2300 नेक्स्ट मिलेगा। अप्रैल का बाकी 2300 मार्च में मिलेगा और मार्च का बाकी 2000 यहाँ पर मिलेगा। तो टोटल वेजेस पेमेंट कितना हो जाएगा? जैन में कितना पेमेंट मिलेगा टोटल? 2000। 2000। यहाँ पर 4000, 42। हाँ 4200 45। 45 46। 4500 4600 4300। 4300 4500। 4500 और टोटल टोटल करो। हम तब तक यहाँ पर लिख लेते हैं 2000 4200 4500 4600 4300 टोटल है 24,100। 24,100। अच्छा देख लेते हैं 4,500 24,100 किया हुआ तो नहीं है, देखना पड़ेगा। 2000 4 2 4 5 4 6 4 3 4 5 24,100। हाँ 24,100 सही है। पेमेंट टू वेजेस हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखना पड़ेगा ओवरहेड का, प्रोडक्शन ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पेमेंट टू प्रोडक्शन ओवरहेड, ये 1 मंथ लैग है। 1 मंथ लैग बोल के लिख के यहाँ पर ही कर देते बिना वर्किंग नोट बना के। जैन का पैसा फेब में मिलेगा, यहाँ बोल रखा था 1 मंथ लैग, ठीक है? ये देखो पेमेंट ऑफ ओवरहेड, दोनों तरह का ओवरहेड 1 महीने बाद होगा। तो जैन में अगर 3200 का खर्चा हुआ है वो पेमेंट होगा फेब में, तो जैन का 3200 फेब में आ जाएगा। अच्छा, फेब का 3300 मार्च में आ जाएगा। मार्च का 3400 अप्रैल में आ जाएगा। अप्रैल का 3500 मई में आ जाएगा। अच्छा, 3500 3200 इस तरह से होगा। अच्छा, टोटल 16,600। 16,600। अच्छा, पेमेंट टू प्रोडक्शन ओवरहेड 1 मंथ लैग, ये प्रोडक्शन नहीं, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन था शायद, चेक करते हैं। हाँ 800 900 900, तो यहाँ पर 800 एक एक शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर फिर से 800 जैन का 800 फेब में, फेब का 800 मार्च में, मार्च का 900 अप्रैल में, अप्रैल का 1000 मई में। और मैम 800 तो एक ही बार है, 900 2 बार है। अच्छा
800 एक ही बार है, 900 दो बार है, तो 800 लिखेंगे, 800 900 900 1000, 800 900 900 1000 और फिर से 900। अच्छा टोटल 800 और यहाँ पर ये 900 कर देते तो ये भी 900 हो गया, 1 2 3 4 5 900, 4500। देखो 4500 होना चाहिए Yes, ma'am, 4,500. टोटल पेमेंट। बी 2000, ये हो गया 4 4 8200। अच्छा 20,000 4,500। वो एक मशीन का था, वो नहीं लिखा मैंने, मशीन का इंस्टॉलमेंट था यहाँ पर। कहाँ गया? 20,000 इंस्टॉलमेंट में मशीन इंस्टॉल्ड एट 20,000 ऑन क्रेडिट टू बी रिपेड बाय 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब 10,000 मार्च और अप्रैल में पे होगा। यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं पेड फॉर मशीन मार्च और अप्रैल में, जैन फेब मार्च, मार्च में 10,000 और अप्रैल में 10,000 पेमेंट होना चाहिए मशीन का। 10,000 10,000 टोटल में 20,000 चला जाएगा। अच्छा अब टोटल करते हैं, यहाँ 10 और 20 हो गया 30, 30 और यहाँ पर 4,500, 3300 900, 38,700। 10,000 14,000, 4,600, 3,400 और 900, 32,900, 32,900। अच्छा फिर यहाँ पर 14,000, 4,300, 3,500 और 1,000, 22,800, 22,000, 4,500, 3,200 और 900, 30,600। और ये टोटल 20,000, 70,000, 24,100, 16,600, 4,500, 1,35,200। क्लोजिंग कैश बैलेंस, क्लोजिंग कैश बैलेंस 10,000 माइनस 2,000, ए माइनस बी 8,000, 21,000 माइनस 8,200, 12,800, 37 माइनस 38,700, 37 माइनस 38,700, नेगेटिव 1,700, 3,000 नहीं 32,000 माइनस 32,900, 900 नेगेटिव, 33,000 माइनस 22,800, 10,200 पॉजिटिव, 35 माइनस 3,600, 35 माइनस 3,600, 4,400 पॉजिटिव। अच्छा और 1,68,000 माइनस 1,35,200, 32,800। अच्छा अब ओपनिंग कैश था तो ओपनिंग कैश बैलेंस जैन में था कितना 10,000, तो यहाँ पर 10,000 ऐड हो जाएगा, क्लोजिंग बढ़ेगा ना, 10,000 ऐड होके कितना हो गया 18,000, तो क्लोजिंग ये लिखते हैं कि कैश बैलेंस, ठीक है ये सिर्फ लिखते हैं कैश बैलेंस, कैश इतना बच रहा है, फिर ओपनिंग कैश ऐड करके मिलेगा क्लोजिंग कैश बैलेंस एक्चुअली जितना होगा। तो 8,000 तो पेमेंट करने के बाद बच रहा है, पहले से 10,000 था तो 18,000, ये 18,000 का क्लोजिंग यहाँ पर ओपनिंग हो जाएगा नेक्स्ट मंथ में। तो नेक्स्ट मंथ में टोटल क्लोजिंग में कितना पैसा रहेगा 12,800, तो बच रहा है पेमेंट करने के बाद भी, पैसा रिसीव हुआ पेमेंट किए उसके बाद भी 12,800 बचा, और जैन का 18,000 था तो कितना हो जाएगा 30,800। अच्छा कुछ गड़बड़ हो गया लग रहा है, आंसर तो नहीं टैली हो रहा है। 4,200 ये क्या गलत लिखा है मैंने, 4,200 ये वाला ओवरहेड नहीं, ओवरहेड तो ठीक है। वो सेल्स कमीशन भी नहीं लिखा ना मैंने, ये छूट गया होगा, देखो ये देखो सेल्स कमीशन 5% ऑन टोटल सेल, ये नहीं दिखाया। विद इन द मंथ ये लिखना था, यहाँ पर ऊपर लिखना पड़ेगा सेल्स कमीशन, सेल्स कमीशन मैंने यहाँ पर नहीं दिखाया इसीलिए टैली नहीं हो रहा है। सेल्स कमीशन हो जाएगा उसी मंथ में मिलेगा 5% ऑन टोटल सेल, तो 20,000 का 5%, 20,000 का 5% कितना हो जाएगा
1000। 1000 देख लेते क्या बोला है। सेल्स कमीशन 5% एंड टोटल से डिस्ट्रीब्यूट, और नहीं फॉलोइंग द मंथ, तो जैन का फेब में मिलेगा ना, ये तो मैंने पहले ही बताया था, जैन का फेब में मिलेगा, तो फेब में 1000। अच्छा फेब का 22,000 का 5% 1100। मार्च में मिलेगा। अच्छा और ये 28,000 का 5%, 1400। हाँ ये यहाँ पर मिलेगा। अच्छा उसके बाद 36,000 का 5%, 1800। 30,000 का 5%, 1500। अब टोटल करना पड़ेगा, 1000, 1100, 1400, 1800, 1500, 6,800। तो टोटल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ 1000 बढ़ जाएगा, यानी 82,900 की जगह 9,000, 8,200 की जगह 9,200 हो जाएगा। तो ये भी चेंज हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा फिर 9,200, 21,000 माइनस 9,200, ये हो गया 11,800। ठीक है। अच्छा पहले ये 1,100 इसमें जोड़ लेते हैं, 38,700 प्लस 1100, ये हो गया 39,800। ये हो जाएगा 39,800 और माइनस करने से 37,000 से नेगेटिव 2800 होगा, ये नेगेटिव 2800 होगा। अच्छा ये 1400 ऐड हो जाएगा, 32,900 प्लस 1400, 34,300 हो जाएगा, 34,300, 34,300 माइनस 32,000, मतलब 2,300 नेगेटिव, क्योंकि रिसिप्ट कम है पेमेंट ज्यादा है। अच्छा फिर ये ऐड हो जाएगा, 1800 ऐड हो जाएगा, 22,800 में 1800 ऐड होगा, 24,600, 24,600, 24,600 और ये लेस, तो 8,400 पॉजिटिव। अच्छा 1500 ऐड हो जाएगा, 3600 में 1500 ऐड हो जाएगा, 32,100। 32,100 माइनस 35,000, तो 2,900। अच्छा यहाँ भी ऐड हो जाएगा 6,800, 1,35,200 में 6,800, 1,42,000, 1,42,000 माइनस 6,800, 1,35,200, ये हो गया। अच्छा यहाँ पर 18,000 क्लोजिंग आया, अब ये 18,000 यहाँ ऐड हो जाएगा, ऐड करो 11,800 में 18,000 ऐड करने से 29,800 क्लोजिंग होगा। अब ये क्लोजिंग यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, 29,800 माइनस 2,800 नेगेटिव था, तो बैलेंस बचेगा 27,000। ठीक है। अब ये 27,000 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो कितना बैलेंस बचेगा, 2,300 नेगेटिव था, 24,700। अब ये 24,700 यहाँ पर चला गया, तो टोटल कितना क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग कैश बच रहा है, 33,100। अब ये 33,100 यहाँ पर आ जाएगा, तो टोटल हो जाएगा यहाँ पर 36,000। ठीक है 36,000। अब ये जो टोटल कॉलम है, यहाँ पर हमेशा ओपनिंग कैश बैलेंस लिखना चाहिए, लिखने से टोटल कॉलम हमें देखना पड़ेगा कितना हो रहा है। ठीक है। यहाँ पर है 1,35,000, ये सही हुआ है क्या, माइनस 1,68,000 और यहाँ पर 1,42,000, 1,68,000 माइनस 1,42,000, 26,000 होगा। ये माइनस मैंने मिटाया नहीं था, उसके बाद ये देखो ये 26,000 होगा। ठीक है। माइनस मैंने सही नहीं किया था, इसमें ऐड करने के बाद 26,000 हो जाएगा। अब ये टोटल कॉलम से हम लोग ये चेक कर पाएंगे हमारा आंसर सही हुआ है कि गलत हुआ। टोटल कॉलम का ये लास्ट बैलेंस उसके जस्ट आगे वाले कॉलम से टैली हो जाएगा। ये देखो यहाँ भी 36,000 ही आना चाहिए, अगर ये 36,000 है यहाँ भी 36,000 ही आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये हमारा आंसर जो है ये सही है। ठीक है। तो 36,000 ही आना चाहिए। अब यहाँ 36,000 कैसे आएगा,
हमेशा यहाँ पर हम लोग ओपनिंग बैलेंस को लगा देंगे, ठीक है। लास्ट कॉलम में क्लोजिंग बैलेंस ट्रांसफर नहीं होगा, टोटल कॉलम में क्लोजिंग बैलेंस ट्रांसफर नहीं होगा, यहाँ ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर होना चाहिए। ओपनिंग बैलेंस 10,000 था, अगर कुछ नहीं होगा तो कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा, जीरो रहेगा। टोटल करने पे 36,000, जो कि जस्ट इसके प्रीवियस वाले कॉलम के साथ टैली हो जाना चाहिए। अगर टैली हो जाता है तो हमारा आंसर सही है। क्यों? इसीलिए कि हम लोग टोटल में देख रहे हैं हमारा बैलेंस कितना आया, क्लोजिंग कैश 36,000। तो जब हम लोग जून में देखेंगे जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा, ओवरऑल क्लोजिंग बैलेंस भी तो वही होगा। जून में मेरे पास जितना क्लोजिंग कैश बचेगा उतना ही क्लोजिंग बैलेंस जो है हम बताएंगे कि मेरे पास टोटल जो 36,000 है वो कौन से मंथ का दिख रहा होगा, जून का। इसीलिए लॉजिकली ये दो कॉलम टैली होना चाहिए, क्योंकि जून में जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस है वही मेरा ओवरऑल क्लोजिंग कैश बैलेंस है, तो ये दो 36,000 टैली होना चाहिए। और यहाँ पर कंसेप्ट क्या हो गया, टोटल 1,68,000 मिला था, 1,42,000 पेमेंट किया, 26,000 बच गया। बिजनेस करने के बाद भी 10,000 पहले से था तो 36,000 बचेगा, ये नॉर्मल हिसाब है। अब ये मंथली हिसाब करके हम लोगों ने देखा तो जून का जो क्लोजिंग कैश बैलेंस है वही मेरा टोटल क्लोजिंग बैलेंस होगा, क्योंकि हम लोग तो जून तक का ही कैश बजट बना रहे हैं, इसीलिए। तो ये कॉलम मैंडेटरी नहीं है, बट इससे हम लोग चेक कर सकते हैं कि कहीं गलत वलत हुआ क्या। जैसे मेरा 2 छूट गया था, इससे क्या होता, हमारा शायद टैली हो भी सकता था, क्योंकि मैंने कहीं पर भी नहीं लिखा। अगर एक जगह लिखेंगे एक जगह नहीं लिखेंगे या गलत कुछ भी इंटरप्रिटेशन करेंगे तब टैली नहीं होगा। अदरवाइज जो है ये कॉलम से हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही हुआ कि गलत हुआ। कोई कुछ टोटल मिस्टेक अगर होता है, कैलकुलेशन मिस्टेक, तो इससे पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये कैश बजट हो गया। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर भी एक कैश बजट है, तो ये तुम लोग करके देख सकते हो। कैश बजट है, उसके बाद परचेज बजट वगैरह ही शायद दे रखा है, ठीक है। तो ये पीडीएफ शेयर कर देंगे, तुम लोग होमवर्क करके देख सकते हो। आज यहाँ तक ही करते हैं।